प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, ये दोनों अलग टाइम के हैं, तुम्हें समझ में आ गया था। उसके बाद माइकेवेली, ये थोड़ा अलग है, इससे हट के फिर आता है तुम्हारा। देखो इसको याद रखना, इसको अलग पढ़ना, इसको अलग पढ़ना, और हॉब्स, लॉक और रूजो, हम्म, इन तीनों को एक साथ पढ़ना है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फेज हम्म, के हैं, इस वजह से। ओके, ठीक है। ग्रेट। और एक और चाइनीज चाइनीज थिंकर था ना? अरे वो चाइन देखो, क्या है कि वर्ल्ड ना थोड़ा सा अलग डिवाइडेड है। अलग डिवाइडेड है मतलब कि यूरोप का एक साथ चलता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अमेरिका का अलग हम्म, चलता है, यूके का थोड़ा सा यूरोप के साथ है बट मोस्टली उसका अलग है। फिर चाइना का बिल्कुल अलग है, और इंडिया का, इंडिया बेसिकली जो बोले हम साउथ एशिया जो बोले, ये इसका अलग चलता है। ठीक है, तो इनको पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी हम मोस्टली जो हमारे थिंकर्स है ना, दे आर डेडिकेटेड, और दे आर फोकस्ड ऑन यूके एंड यूरोप। तो इसलिए चाइना वाले को मैं अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, चाइना वाले को तो हम सबसे बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसको, उससे क्रोनोलॉजी नहीं बन रही। ये वो थिंकर है जो एक क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। तो अब नेक्स्ट आता है आपका रूजो। रूजो के बारे में समझ लेते हैं। इसका पूरा नाम है जीन जैक्विस रूजो, ठीक है। तो देख लेना, हर किसी की प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी सी अलग है। ये 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल थिंकर है, और ये मेनली क्या है, ही इज़ अ फ्रेंच फिलोसफर। कौन है ये? फ्रेंच फिलोसफर। देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, माइकेवेली कहाँ से था? इटली से, ठीक इटली। है। हॉब्स, हॉब्स कहाँ से था? यूके ब्रिटेन। से। उसके बाद तुम्हारा हॉब्स के बाद कौन आया था? लोक। ये लोग। कहाँ से है? यूके। हम्म। एंड देन इसके बाद अब रूजो आ रहा है, ये कहाँ से? फ्रांस से, फ्रांस। ठीक है। ओके। तो अलग अलग सबका नाम याद रखना है कि कौन कहाँ से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये एक फ्रेंच फिलोसफर है। जैसे हम, जब हम यूके का पढ़ रहे हैं ना, तो यूके का जो उनका सेंट्रिक है, वो उन्होंने कौन सा वॉर देखा यूके में? यूके में उन्होंने रेवोल्यूशन वाला। हाँ, रेवोल्यूशन वाला, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। नाउ इज रिनाउंड फॉर ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। देखो एक चीज याद रखना, जो स्टार्टिंग में हॉब्स है, देन उसके बाद लोक है, इन दोनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया है, बट इनका कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का नाम रखा हो इन्होंने। समझ में आया? हम्म। इन्होंने बताया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बट इनकी कोई भी थ्योरी, कोई भी वर्क सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नाम से नहीं है। बट हाँ, किसी ना किसी वर्क में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को यूज किया है। लेकिन इस वर्क किसका है, जो डेडिकेटेडली है, वो किसका है? रूजो का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। His conviction in his conviction in the innate goodness of human being and his advocacy for a more egalitarian society। बेसिकली ये कौन है? ये एक फ्रेंच फिलोसफर है, ठीक है, पहला। दूसरा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। तीसरा, ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है? बाय नेचर गुड है, गुड ह्यूमन बीइंग है वो, ठीक है। गुडनेस भरी हुई है उसके अंदर, अच्छाइयाँ भरी हुई है। इन तीनों में जब मैं बात करता हूँ, हॉब्स, लॉक और रूजो, इन तीनों में से सिर्फ हॉब्स ने बोला है कि ह्यूमन नेचर क्या है? केओटिक है, वोर, सेल्फ सेंट्रिक है, बट ये नहीं कहते, ठीक है। और ये ओके। किसको एडवोकेट सर कर रहे एक हैं? और चीज, हाँ एक मिनट रुको, इसको एक मिनट, एक मिनट, फ्रेंच एक फिलोसफर की। एक मिनट, अभी अभी करते हैं, सुनो पहले। तो इसको, ये इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि अब समझो, हॉब्स ने क्या बोला? अथॉरिटी किसको दे दी? स्टेट को पूरी दे दी। लोक ने क्या बोला कि नहीं नहीं, टू ट्रीटी में जो सिविल हाँ। सोसाइटी है उसके पास होनी चाहिए, बस कुछ ही दिया है स्टेट को, यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये कह रहा है कि जब सिविल सोसाइटी हर किसी के बारे में अच्छा सोच रही है, तो एक के पास कॉन्सेंट्रेशन क्यों हो? इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, सोसाइटी आपस में क्या काम करे? अच्छे के लिए काम करे, ठीक है। अब बोलो। हाँ, मैं ये बोल रही थी, मैंने लाइक पहले पढ़ा था ना, तो ये फ्रेंच फिलोसफर की जगह स्विस का फिलोसफर था, शायद स्विट्जरलैंड वगैरह में रहता था, या ऐसी कुछ करके थ्योरी तो नहीं है इसकी? अरे स्विट्जरलैंड में नहीं है, इसकी जो थ्योरी है वो वहां पे डेडिकेटेड है।
ये स्विट्जरलैंड में अच्छा। रहता नहीं है, इसकी डेडिकेटेड है वहाँ पे। देखो इसका जन्म हुआ है वहाँ पर स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में, बट ये मेनली कहाँ पर शिफ्ट हो गया था, फ्रांस में। अभी पढ़ेंगे ना आगे। तो इसकी जो अच्छा। इसका जो पॉलिटिकल, तभी मैं बोल रहा हूँ, इसका आपको पता होना चाहिए थिंकर के बारे में। तो ये जो भी अपनी थ्योरी देगा ना अभी जनरल विल वगैरह की, वो कंपेयर करेगा वहाँ पे स्विस उसको, कि ऐसा सिस्टम डायरेक्ट पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसका जन्म हुआ था 28 जून 1712 में, कहाँ पे, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ओके। and was a key enlightenment thinker and is often called the intellectual father of French Revolution। इसको क्या कहा जाता है, कि intellectual father of the French Revolution। French Revolution कब हुआ है, 1789 से 1799। इसको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि देखो इसका फोकस, चलो अभी बताता हूँ। ही बिलीव्ड ह्यूमन वर नेचुरली गुड। ह्यूमंस क्या थे, नेचुरली अच्छे थे, बट करप्टेड बाय द सोसाइटी। उसको करप्ट किसने किया, सोसाइटी ने करप्ट कर दिया। ही वॉज नेचुरली गुड बट सोसाइटी ने उसको करप्ट कर दिया, स्पेशली बाय द प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसने, प्राइवेट प्रॉपर्टी ने। जैसे ही वो प्रॉपर्टी से अटैचमेंट हो जाएगा, व्हेन वी आर सेइंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी ना, यहां पे हम सिर्फ लैंड की बात नहीं करते। जैसे तुमने कार ली, कार भी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, पर वो तुम्हारी कार है, तो इसलिए क्या हो गया, वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये कहना चाह रहा है कि ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में इस प्राइवेट प्रॉपर्टी से अटैच होने लगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सेल्फिश और बहुत ज्यादा खराब डिसीजन लेने लगा। वरना वो नेचुरली क्या था, गुड था। कैसे समझो, मैंने क्या बताया था कि इनिशियल फेज में एक बंदा है, फिर ये एक है, फिर ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये अकेला घूम रहा है, ये अकेला घूम रहा है। तो ये दोनों मिले, ये बोले कि यार चल ठीक है, साथ में शिकार करते हैं, आपस में मिल बांट के खाएंगे। फिर ये मिल गया, इसको भी ग्रुप में मिला लिया, ये मिल गया, ये भी ग्रुप में आ गया, ये मिल गया, ये भी ग्रुप में आ गया। इस तरीके से क्यों, क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो आपस में क्या काम कर रहे हैं, कलेक्टिव हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं, कम्युनिटी में शेयर कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब कम्युनिटी बड़ी होने लगी तो वो एक दूसरे को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या काम किया, एक लीडर को चुन लिया कि ये हमें लीड करेगा, हर चीज़ के फैसले ये लेगा, कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो वो ये करेगा। समझ रहे हो। तो इस तरीके से वो ये कह रहा है कि ह्यूमन क्या था, नेचुरली बहुत ही अच्छा था, बट जैसे ये सोसाइटी डेवलप होने लगी, जैसे लोक ने सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया कि पहली ट्रीटी क्या थी, सिविल सोसाइटी। पहले क्या एग्जिस्टेंस में आया, सिविल सोसाइटी आई पहले एग्जिस्टेंस में। तो यहां पर सिविल सोसाइटी जो एग्जिस्टेंस में आई है, यहां पर ये सिविल सोसाइटी ने, इस सिविल सोसाइटी ने उस ह्यूमन बीइंग को क्या कर दिया, करप्ट कर दिया। आज के टाइम पे यही होता है ना भाई, समाज क्या कहेगा, इसी चक्कर में वो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, है ना। तो वही बहुत सारे लोग, जब बच्चा पैदा होता है तो अच्छा होता है कि यार हंस रहा है, खेल रहा है, बट घर वाले समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा करके उसको मार देते हैं। एक तरीके से मार देते हैं, मतलब इमोशनली डेड, कि वो जो भी करना चाहे उसकी इच्छा ही नहीं है कुछ भी करने की, है ना। सो यहां पर रूजो क्या कहते हैं, ही एम्फसाइज इक्वालिटी, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी। इसलिए वो क्या कह रहा है कि सोसाइटी ने करप्ट कर दिया। सोसाइटी में किसने, प्राइवेट प्रॉपर्टी ने। और प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, इनइक्वालिटी होगा, लिबर्टी नहीं होगी और डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो इसलिए वो क्या कह रहा है, इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो और डेमोक्रेसी हो। यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो की मूवमेंट्स थे, उसमें क्या था, की आइडियल्स थे। आइडियल्स क्या थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही तो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। और यही थ्योरी दे रहा अपनी इक्वालिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेसी वगैरह की। इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, आए समझ। सो इसलिए ही इज एडवोकेटिंग दैट द जनरल विल एज द बेसिस ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी। उसने बोला कि जो अथॉरिटी हम स्टेट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये कैसे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, बिल के थ्रू, जनरल बिल के थ्रू। लोक कैसे दे रहा था, लोक लिमिटेड गवर्नमेंट दे रहा था ना, तो लोक ने कैसे दी थी, नेचुरल राइट देकर। नेचुरल राइट दिया था या कुछ और भी था, लिमिटेड गवर्नमेंट थी, नेचुरल राइट्स देके किया था, लाइक और राइट, ओके, नो लॉ नो लिबर्टी। उसने बोला था ना, उसने भी विल का कॉन्सेप्ट दिया था। देखो ये रहा ना विल,
लोक ने भी क्या बोला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ विल। विल किसे, गवर्नमेंट किससे बनेगी, विल गवर्नमेंट बनेगी कंसेंट से। कंसेंट रिप्रेजेंट द फ्री विल, और जो आप ये फ्री विल दे रहे हैं यही कंसेंट है गवर्नमेंट बनाने का। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विल, एक्सप्लिसिट और टैसिट, यानी कि हिडन, यानी कि और ये बिल कैसे दे रहे हो, वोट के थ्रू दे रहे हो ना आप। आया समझ? हाँ जी हाँ जी। तो ये रूजो भी इस विल को यूज करेगा, बट इस विल में यहां पे इसने सिर्फ विल बोला था और फ्री विल बोला था, और वो यहां पर बताएगा जनरल विल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, आ गया समझ? नाउ यस सर। बैक टू आवर टॉपिक। तो ये क्या बोलेगा, जनरल विल, एडवोकेटिंग द जनरल विल एज द बेसिस ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी। पहले वो कैसे दे रहा है, एक्सप्लिसिट विल के थ्रू लेजिटिमेट अथॉरिटी दे रहा है स्टेट को, और ये किसके थ्रू देगा, जनरल विल के थ्रू। सो ही वैल्यूड सिंप्लिसिटी, इनोसेंस एंड वर्च्यू एज द पाथ ऑफ द रीस्टोर ह्यूमैनिटीज नेचुरल गुडनेस। तो वो ये कहता है कि हमें क्या करना है, हमें वो नेचुरल, देखो ये कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इतना पीछे चले जाएं जहां पर ह्यूमन वॉज नेचुरली गुड। तो इससे अच्छा क्या काम करें, हम गवर्नमेंट को क्या करें, लिमिट करें। ठीक है, जैसे हमने ये अर्ली लाइफ वाला करा, यहां पे देखो अर्ली लाइफ वाला किया कि जिनेवा में उसका जन्म हुआ। ठीक है, 1712 to a poor family, his mother died as soon as his father and his father कह रहा हूँ, as his mother died as soon as his birth and his father failed to give him a stable upbringing। तो 1712 में यहाँ पर इनका जन्म होता है, कहाँ पर, जिनेवा में, और जैसे इनका जन्म होता है वैसे इनकी मदर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और डेथ के बाद जो इनके फादर होते हैं वो इनको एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं दे पाते। So apprenticed to several trades by age 12, he never settled and often lived in poverty, sometimes changing religion and accepting charity for survival। काफ़ी बार इसने बहुत कोशिश किया अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए कि भाई धर्म बदल लिया, कभी जो है चैरिटी पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारा का सारा इसका एक्सपीरियंस था विद इन दी पॉलिटिकल सिस्टम, कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में ये कैसे सर्वाइव कर रहा है। सो इन 1744 रूजो मूव टू पेरिस। कब, ये सारा डेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट बेस दे देगा कि कौन से ईयर में कब कहाँ क्या हुआ है। ठीक है, तो पेरिस मूव करता है 1744 में, एक्सपेरिमेंटिंग विद, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किससे करता है, विद द थिएटर, ओपेरा, म्यूजिक एंड पोइट्री, बट अचीव्ड लिटिल सक्सेस। उससे क्या हुआ, उसको बहुत ही कम सक्सेस हासिल हुई। His charm however gained him entry into elite Persian saloons where he mingled with leading encyclopedists and influential women, though he kept his low middle class values। देखो यहाँ अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप नई जगह जाओगे तो वहाँ पर भी आपको एकदम से अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाएगा। तो जब वो वहाँ पर मूव हुआ तो वहाँ पर भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों? क्योंकि थिएटर, ओपेरा, म्यूजिक एंड पोइट्री में भी उसको ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं हुई। बट वहाँ पर क्या करता है, वो एंट्री करता है पर्शियन सैलून्स में, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वुमेन वगैरह से इनकाउंटर करता है। बट वहाँ पर इनकाउंटर करने के बाद भी वो अपना लो मिडिल क्लास वैल्यूज़ को नहीं खोता। क्यों? क्योंकि हाई क्लास वुमेन से मिल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने एथिक्स एंड मॉरल्स को वहाँ पे खो दे रहा है, नहीं खो रहा है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसकी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के भी जो थॉट्स होते हैं वो समझने के लिए। यहाँ से हमें एक सीख मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि शायद आप जो चीज़ कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए ही बने हो, और आप ये सोच के बैठ जाओ कि अरे मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बहुत मतलब बेकार हूँ पढ़ने में, मेरी किस्मत में तो ये है वो है फलाना टिकड़ा। नहीं, आप जस्ट ट्राई करते रहो। आपसे ये नहीं हो रहा दूसरा ट्राई करो, ये नहीं हो रहा दूसरा ट्राई करो। इमेजिन करो कि जो लोग जो अच्छे से जितने भी पॉलिटिकल थिंकर को देखोगे ना, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर ऐसे मिलेंगे जो इनिशियल फेज में उन्हें अच्छे से सर्वाइवल भी नहीं मिल रहा है, बट लेटर ऑन दे आर डूइंग गुड। क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कौन कहाँ कैसे अच्छा होगा। आपने धोनी की मूवी देखी है ना, धोनी को अगर फुटबॉल से हटा के क्रिकेट में ना लाते उसके वो, तो शायद वो इतना बड़ा नाम ना होता। तो इस जस्ट कभी अपने आप को लो फील मत कराओ। सो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम लुइस 15 एब्सोल्यूटिस्ट फ्रांस। तो देखो इस जब रोज था ना, वो किसके रूल में था फ्रांस में? लुइस 15 के रूल में।
और लुइस 15 का रूल कैसा चल रहा था? एब्सोल्यूटिस्ट का। गवर्नमेंट कैसी थी? बिल्कुल एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी। और यहां पर लोग किसकी बात कर रहा था? लोग किसकी बात कर रहा था? लिमिटेड गवर्नमेंट की। बट वो लिमिटेड गवर्नमेंट किसकी, कहां पे बात करी है उसने? यूके के अंदर बात की है, ना कि फ्रांस के अंदर। और फ्रांस के अंदर तो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट ही चल रही है। हाँ हाँ हाँ। और इस एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की वजह से ही तो क्या हो रहा था, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है कि हटाओ इसको, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लेके आओ, हाँ हाँ। है ना? तभी तो उसको फादर कहा जाता है, बिकॉज ही स्टार्टेड एडवोकेटिंग ऑल दोस थिंग्स. So he was marked by a privileged monarchy, clergy and nobility exploiting the masses. कौन? Louis XV. The bourgeois and the peasantry pushed for reforms inspired by the French Enlightenment, which celebrated reasons and experience. अब क्या होता है कि इसके एक्सप्लोटेशन से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जो बोर्जिस क्लास है, जो पेजेंट्री क्लास है, वो क्या करती है? वो रिफॉर्म्स की बात करती है कि रिफॉर्म करा जाए. बोर्जिस क्लास क्यों? क्योंकि ये एक तरीके की, और जो पेजेंट्री है ये पेजेंट्री से ज़्यादा बोर्जिस क्लास, ये कौन सी है? कैपिटलिस्ट क्लास है एक तरीके की. और कैपिटलिस्ट क्या चाहिए? लिबरल स्टेट चाहिए, ताकि वो कुछ भी कर सके अपनी मनमानी. ठीक है? तो वो किसकी बात करते हैं? रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट. और यहां पे कौन सी गवर्नमेंट? एब्सोल्यूट गवर्नमेंट. तो ये आइडिया लेकर आते हैं लिबर्टी वाला, दैट लिबरलिज्म आता है यहां से फिर. ठीक है, आया समझ? यस सर. पता है ये ज्यादा थॉट्स वैसे है नहीं, बस आपको ना सबसे बड़ा इशू क्या है कि आपको टाइमलाइन समझना पड़ेगा और उस टाइम पे किसका क्या चल रहा है, बस वो समझते ही ना फिर तो बाकी चीजें अपने आप डेवलप होने लगती है. सो रूजो while influenced by it rejected pure rationalism. क्या था कि जो फ्रेंच एनलाइटमेंट था ना, वो किससे आया? रीजंस एंड एक्सपीरियंस से आया. ठीक है, लेकिन यहां पर रीजन एंड एक्सपीरियंस जब आएगा, रीजन के साथ क्या आएगा? रेशनलिज्म. और रेशनलिज्म को रिजेक्ट किसने किया? रूजो ने. क्यों किया रेशनलिज्म को? क्यों किया रेशनलिज्म को? समझो. Arguing that the modern man had lost emotional depth and needed to reconnect with human feeling. उसने ये कहा कि ज्यादा रेशनैलिटी, ज्यादा अगर आप साइंस को ज्यादा ले आएंगे, और आप देखो हमने इनिशियल फेज में पढ़ा यूटोपियन. ठीक है, यूटोपियन में कौन था? बेसिकली एरिस्टोटल एंड प्लेटो. ठीक है, अब यूटोपियन किसके साथ आता है? एथिक्स के साथ. मॉरल एंड एथिक्स, है ना? एथिक्स था वहां पे. अब एथिक्स इंसान को गाइड करता है अच्छे और बुरे की तरफ, लेकिन जब आप हर चीज में साइंस घुसा देंगे तो ये एथिक्स को खत्म कर देगा. साइंस का मतलब क्या है? देयर शुड बी नो एथिक्स. एथिक्स का रोल होना ही नहीं चाहिए, साइंस का सीधा ये मानना है. और जैसे ही आप रेशनलिज्म लेके आए, यानी कि रीजन लेके आए, और रीजन और एक्सपीरियंस से आप रेशनलिज्म लेके आए, रेशनलिज्म के साथ साइंस के साथ रेशनलिज्म आ रहा है, मतलब एथिक्स डेड हो जा रहा है. तो उसका कहना मतलब ये है कि रेशनलिज्म के साथ मैं रेशनलिज्म को रिजेक्ट करता हूं. क्यों रिजेक्ट करता हूं? क्योंकि रेशनलिज्म के साथ मॉडर्न मैन हैड लॉस्ट इमोशनल डेप्थ. वो इमोशनल एम्पैथी और सिंपैथी खोता जा रहा है. जो सोसाइटी में पहले शेयरिंग एंड केयरिंग पे फंक्शन करता था, अब वो सेल्फ सेंट्रिक पर होता जा रहा है. टेक दी एग्जाम्पल. हमने ये बोला कि भाई देखिए, जो भी व्यक्ति 20 रुपये महीना का कमाता है, मतलब 20 रुपये महीने तक कमाता है, वो क्या कहलाएगा? वो गरीब कहलाएगा. उसको हम क्या देंगे? राशन बांटेंगे. यानी कि आप ये कह रहे हैं जैसे ही वो 21 रुपये कमा लेगा, 21 रुपये कमाते ही वो गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो साइंटिफिक है ना. ये जो मेथड्स हैं ये साइंटिफिक मेथड है. लेकिन मेरे एथिक्स ये कहते हैं कि भाई 1 रुपये से क्या हो गया? 1 रुपये से वो अमीर नहीं हो गया, अंबानी नहीं बन गया 1 रुपये कमाते ही. आपने उसको राशन देना बंद कर दिया, अब तो वो जी भी नहीं पाएगा. समझ रहे हो? इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी का. आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में बहुत फर्क होता है. सपोज मान लो ए बी सी एंड डी, ये 4 लोग हैं. ये 10 रुपये कमाता है, ये 11 कमाता है, ये 12 कमाता है, ये 13 कमाता है. ठीक है, मैं बोलूं कि भैया 10 रुपये से 10 रुपये तक जो कमाता है वो गरीब है, तो यानी कि ये सारे अमीर की लाइनिंग में आ जाएंगे.
लेकिन जब रिलेटिव में देखो तो 10 रुपए कमाने वाला 11 से गरीब है, 11 वाला 12 से गरीब है, 12 वाला 13 से गरीब है. दिस इज द रिलेटिविटी. तो अगर आप एथिक्स नहीं लेके आएंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग आप खो देंगे. आप प्योरली साइंटिफिक पे आ जाएंगे. तो आज भी होता है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करती है, सीधा लॉ पे फोकस करती है. लॉ था ही नहीं, लॉ कभी था ही नहीं. एग्जिस्ट क्या करता था सोसाइटी में? जस्टिस. एंड टू अचीव दिस जस्टिस, और इस जस्टिस को देने के लिए कोई बायसनेस ना हो, इस वजह से क्या लेके आए? लॉ लेके आए. तो अल्टीमेट गोल क्या है? जस्टिस, ना के लॉ. लॉ इज जस्ट ए टूल. एंड टूल क्या है? ये लॉ क्या है? साइंटिफिक. एंड ये क्या है? एथिक्स. है ना? जैसे हमने बोला राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी ये क्या है? साइंटिफिक. यानी कि हर किसी को समाज में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. लेकिन हमें पता है कि समाज में हर कोई इक्वल नहीं हो सकता है. हमें जस्टिस देना है, तो हमने क्या काम करा? यहां पे रीजनेबल कंडीशन लगा दी कि ठीक है यार, वुमेन सप्रेस रहती है, वुमेन को दे दो, एससी को दे दो, एसटी को दे दो, बच्चों को दे दो, चाइल्ड को दे दो. समझ रहे हो? जो फिजिकली डिसेबल है उनको दे दो, जो फाइनेंशियली इनकैपेबल है उन्हें दे दो रिजर्वेशन. समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि वो एथिक्स से तो आएगा भाई. अगर मैं सीधा लॉ पे फोकस करूं तो लॉ तो हमें ये कह रहा है कि भैया समाज में हर कोई एक समान होना चाहिए, तो रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन तो इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी. यानी कि कानून की नजर में हर कोई एक समान है. बट ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो फिर भैया रिजर्वेशन का सिस्टम ही नहीं होता, मेल एंड फीमेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता. मतलब जो कानून बने हुए हैं जेंडर बेस पे. समझ रहे हो? हाँ जी. तो उसने बोला कि रेशनलिज्म क्या लेके आया है, पूरा का पूरा वो रिजेक्ट कर रहा है. ठीक है? क्योंकि उससे ह्यूमन फीलिंग्स क्या हो रही है? खत्म हो रही है. तो हमें वापस क्या करना है? ह्यूमन फीलिंग्स को कनेक्ट करना है. वो आगे समझ में आएगा क्यों. ठीक है? तो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि एस्से था एक 1749 में लिखा था. हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरीफाई मॉरल्स. तो वो ये कह रहा है कि जो मॉरल्स हैं, ह्यूमन के मॉरल्स हैं, इसमें साइंस और आर्ट ने करप्शन के लिए कंट्रीब्यूशन किया है या उसको प्योरीफाई किया है. इसमें वो इस चीज को डिस्कस कर रहा है. आया समझ? जो मैं भी बता रहा था बेसिकली, उसका कहना यह है कि इन लॉज ने ये जो आप बिल्कुल रेशनैलिटी लेके आए, इसने ह्यूमंस को करप्ट कर दिया है. वो सेल्फ सेंट्रिक हो गया है. जैसे टेक दी एग्जांपल, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं. आप गांव में होते हो, तुमने देखा होगा, सपोज मान लो कि पापा चाचा ताऊ में एक कुछ अनबन हो गई प्रॉपर्टी को लेकर. तो प्रॉपर्टी को लेकर हो गई, या फिर मान लो शादी को लेकर हो गई, किसी भी चीज में हो गई, कुछ भी मान लो. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पंच को बुलाया जाता है. वो पंचायत में भी हो सकता है, वो कोई बड़े घर के बड़े बूढ़े भी हो सकते हैं, मामा मौसी कोई भी हो सकता है. उसको बैठाएंगे, उसके सामने अपने अपने मुद्दे रखेंगे. एंड ये जो व्यक्ति बोलेगा यार थोड़ा सा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा सा तुम एडजस्ट करो, ठीक है, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, और सेटल करो इसको. एटलीस्ट एक दूसरे की शकल तो देख पाओगे. ये क्यों है? क्योंकि ह्यूमन फीलिंग है कि यार इतना स्ट्रिक्ट मत हो समाज में, क्यों इतना लालच पाल रहे हो, कुछ तुम सेक्रीफाइस कर लो, कुछ तुम कर लो. राइट भाई? पंचायत यही तो कराती है कि थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तुम करो, थोड़ा तुम करो. पंचायत हमेशा ये देख लेना. लेकिन यही केस आप कोर्ट में लेके चले जाओ, एक दूसरे की शकल नहीं देखेंगे आप, चाचा ताऊ, और कोर्ट बोलेगा कि अच्छा ये जीता और ये हारा, और वो और उनके अंदर क्या हो जाएगी? हेट्रेड पैदा हो जाएगी. क्योंकि यहां पे कोर्ट सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं बोल सकता. कोर्ट किस पे काम करेगा? लॉ जो कहता है. और पंचायत किस पे काम करेगा? जो जस्टिस का प्रिंसिपल है, न्याय का. आया समझ? तो ज्यादा ह्यूमन फीलिंग कहां पर है? पंचायत वाले पे. और ज्यादा रेशनल फीलिंग कहां पर है? यहां की लॉ यूज करेंगे कोर्ट वाले में. तो इस तरीके से क्या हुआ? ह्यूमन क्या हो गया? बहुत ज्यादा करप्ट हो गया है. फिर वो सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है और भी ज्यादा, है ना. सो ये जो एस्से है, ये एक अवार्ड जीता था, वॉन दी अकेडमी ऑफ डिजोन प्राइज. तो याद रखना, आर्ग्यूइंग दैट द साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक प्रोग्रेस करप्ट्स मॉरल.
ये कह रहा है कि जो साइंटिफिक और आर्टिस्टिक प्रोग्रेस है इसने क्या कर दिया है, मॉरल्स को करप्ट कर दिया है। ठीक है। सो डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस 1750, इट क्लेम दैट एज आर्ट्स एंड साइंस एडवांस ह्यूमन वर्च्यू डिक्लाइन। यहां पे ये क्या कह रहा है, जैसे ही साइंस और आर्ट क्या हुआ है, एडवांस हुआ है, ह्यूमन वर्च्यू क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया है। फिर डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में, इट ट्रेस्ड सोशल इनइक्वालिटीज टू राइज ऑफ सिविल सोसाइटीज एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे ही सिविल सोसाइटी राइज हो रही है और उसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वैसे ही सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है। राइट भाई, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ेगी, सिविल सोसाइटी के अंदर जो ज्यादा काम करेगा उसके पास ज्यादा वेल्थ होगी, है ना। अंबानी अडानी के पास ज्यादा है। हाँ। तो ये सिविल सोसाइटी ही तो है, और इससे क्या आएगा, सोशल इनइक्वालिटी का प्रिंसिपल। सो डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 डिस्कस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स रीइंफोर्सिंग आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। यहां पर ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, डिस्कस करते हैं बेसिकली, जहां पर ये लिबर्टी और इक्वालिटी को रीइंफोर्स कराने के लिए लिखते हैं ये सब चीजें। ठीक है। फिर आपका एमाइल है 1762 में, इट इज ए ट्रीटीज ऑन एजुकेशन इन्फ्लुएंसिंग फ्रेंच रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स इन स्कूलिंग। ठीक है। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, हिज मोस्ट फेमस वर्क प्रेजेंटिंग द जनरल बिल। इसके अंदर क्या बताएगा ये, जनरल बिल एज द सोर्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी इंस्पायरिंग रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स। ठीक है। एंड देयर इज वन बुक जिसको हम कहते हैं द कन्फेशंस। इसमें रूजो ने क्या लिखी है, रूजो की क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी है बेसिकली। रूजो ने नहीं लिखी है, रूजो की ऑटोबायोग्राफी है, ऑफरिंग अ कैंडिड अकाउंट ऑफ हिज लाइफ एंड थॉट्स। ठीक है। तो याद रखना, द कन्फेशंस किसकी के ऊपर है, रूजो के ऊपर है। हाँ। ठीक है। अब बात करते हैं उसके कुछ आइडियाज समझते हैं। सबसे पहले मतलब पहले भी थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। तो रूजो का कंसर्न क्या था, रूजो का कंसर्न ये था कि ही वॉज ट्रबल्ड बाय द रैपिड चेंज ऑफ हिज टाइम। क्यों, क्योंकि मैंने बताया पहले क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर क्या आ रहा है, फ्यूडलिज्म, और उसके बाद क्या आ रहा है, कैपिटलिज्म। और जैसे ही कैपिटलिज्म आ रहा है, ये इमर्ज होने लग रहा है। ये कैसे हो रहा है, ऑफ हिज टाइम मॉडर्नाइजेशन, कैपिटलिज्म के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, ये कैपिटलिज्म, ये तीनों एक साथ इमर्ज हो रहे हैं। कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन तीनों एक साथ चल रहे हैं। एंड सॉट अ रिटर्न टू नेचुरल सिंप्लिसिटी, एंड वो चाहता है क्या, वापिस से नेचुरल सिंप्लिसिटी पे आ जाए। जैसे आप एक इमेजिन करो यार, हम क्या जिंदा हैं, क्या आज हम शहर में रह रहे हैं, हम अपने आप को जिंदा कह सकते हैं? हम जिंदा नहीं कह सकते, हम जिंदा लाश हैं। कैसे हम जिंदा लाश? मैं यार गधों की तरह ऑफिस जाने के लिए मान लो सुबह 8 बजे जाने के लिए 6 बजे उठ रहा हूँ। उसके बाद मेरा ऑफिस चलेगा, 8 बजे से ऑफिस चलेगा, मान लो मेरा ऑफिस चल रहा है 4 बजे तक सपोज। फिर मैं 2 घंटे ट्रैवल करके फिर 6 बजे वापस आऊँगा। मेरी सोशल लाइफ नहीं है, क्योंकि घर आके फिर मुझे काम करना है, ऑफिस का मीटिंग करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मेरे को जो सैलरी मिल रही है उसमें मैं रेंट पे कर रहा हूँ। ये आई एम जस्ट ट्रैप्ड इन दिस सोशल फंक्शन। तो क्या मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ? क्या मैं खुश हूँ? मैं कहने के लिए खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। शहर में रहने वाला हर व्यक्ति खुश नहीं है, वो किसी न किसी चीज को लेकर डिप्रेस्ड है। लेकिन गांव का व्यक्ति मस्त 2 वक्त की रोटी खा रहा है, पेड़ के नीचे घूम रहा है, खा रहा पी रहा है। समझो एक रील थी, उसमें क्या था कि एक ट्राइबल इंसान बैठा हुआ है, यहाँ पे आती है यूके के ब्रिटिश वो क्राउन से, इसको ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को कि एक काम करो, तुम हमें अपनी ज़मीन दो, हम तुम्हें बेटर लाइफस्टाइल देंगे। ये बोला बेटर लाइफस्टाइल होता क्या है? बोला कि अच्छी जगह पे रहना, खाना पीना, ये वो। कह रहा कि मेरे को वो चाहिए ही नहीं, जो मैं जी रहा हूँ मैं तो अच्छा हूँ। कह रहा नहीं, तुम अच्छा नहीं जी रहे हो, इसे ये खराब है। वो कह रहा नहीं, ये जो मैं जी रहा हूँ ये सही जी रहा हूँ। तो मतलब ये व्यक्ति जो लाइफस्टाइल जी रहा है, ये इसको डिक्टेट कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, बहुत खराब है, तुम हमारी तरह जियो। ठीक है। और इससे तो पूछ ही नहीं रहा क्या तुम्हें इससे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इसको अपनी तरीके से बदलने की में कोशिश कर रहा है। और अल्टीमेटली फोर्सफुली ये इसकी ज़मीन ले रहे हैं जो इसकी ज़मीन थी। समझ में आ रहा है? तो हम क्या काम करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि नहीं, अरे शहर में आओ, शहर में अच्छा है जीवन, शहर में जीने लायक है। अरे क्या पता उसको वहीं पे मज़ा आ रहा है। जैसे कि अभी ना एक रिसेंट हुआ, दिल्ली का एग्जाम्पल लो,
झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ के उन्हें फ्लैट दिए गए। न्यूज सुनी थी ना? हाँ, तो पर ये वहां, सच में हुआ भी है। हाँ ये हुआ है, सुनो पहले। अब उन्होंने क्या काम करा, वहां पर उनको आदत नहीं है, देखो इनको झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, इनको आदत है कहीं पे भी कचरा फेंक देना, ट्रैक पे फेंक देना, रेलवे ट्रैक पे, कुछ भी, क्योंकि उनको आदत नहीं है कि डस्टबिन में डालना है, ये सब डालना है। फ्लैट में आए तो वहीं पे डाल दिया, एक जगह सारा जगह कचरा कर दिया। इनको खुले में रहने की आदत है, झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकले, चेयर डाली और एकदम खुले आसमान में रह रहे हैं, पटड़ी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बातें कर रहे हैं, सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। फ्लैट में अंदर बंद हो जाता है इंसान। मतलब यहाँ पर तो ऐसा होता है ना कि एक इंसान दूसरे इंसान से बैठ के बात कर लेगा, एक झुग्गी से दूसरी झुग्गी में बाहर बैठे हुए दोनों, लेकिन एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में बात करना आसान नहीं है, या तो ये इसके यहाँ है या ये इसके यहाँ है, क्योंकि कमरे बंद रहते हैं। तो इनका सोशल एकदम से चेंज आया, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये हमेशा नेचुरल लाइट में जी रहे हैं और ये आर्टिफिशियल लाइट के अंदर जी रहे हैं, जो अंदर ट्यूबलाइट वगैरह है। तो इन्होंने अबेंडन करना स्टार्ट कर दिया उन फ्लैट्स को। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, अडेप्ट कर लेती है उस चीज को। समझ में आया? तो ये यहीं पे यही कह रहा है कि जो नेचुरल सिंप्लिसिटी में इंसान खुश था, वो यहां पर क्या होने लगा है, बहुत ज्यादा ट्रबल होने लगा है उसको। आगे समझ जो मैं कहना चाह रहा था। हाँ जी। सो थीम ऑफ द फिलॉसफी क्या है इसकी? द पर्पज ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। जिंदगी का असली मकसद क्या है? खुश रहना। भाई मैं 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं बट मैं खुश नहीं हूं, तो मेरे से 1 लाख रुपए महीने कमाने का क्या फायदा? सही बात। मुझे सिंपल चटनी की रोटी और दूध दही छाए से खाने में मजा आ रहा है, तो भैया मेरे लिए तो ये लाइफ बेटर है ना। बट ये 1 लाख कमाने वाला क्या बोलेगा, अरे तुम तो गरीब हो, तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो। बड़े वो शायद ज्यादा खुश होगा, है ना? तो ये सिविल सोसाइटी के अंदर ही तो चल रहा है, ह्यूमन करप्ट होता जा रहा है उस मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट से। सो द पर्पज ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस विच कम्स फ्रॉम फ्रीडम। और ज्यादा फ्रीडम किसके पास है? गांव वाले के पास। खेत में जाना है काम करने, करेगा, नहीं करना नहीं करेगा, अभी करना अभी करेगा, थोड़ा 2 घंटे बाद करना 2 घंटे बाद करेगा। यहां पे क्या है, अगर 1 मिनट भी ऑफिस में लेट हो गए तो आपका हाफ डे, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट फ्री, है ना? और हैप्पीनेस कब किससे आएगी? आजादी से, जब वो आजाद होगा। सो ही इज सेइंग द पर्पज ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस विच कम्स फ्रॉम फ्रीडम, डूइंग व्हाट वन ट्रूली डिजायर्स। जैसे हमने देखा ना कि बहुत सारे, हमने 3 इडियट मूवी देखी है ना, कि उसमें बोलता है कि पापा क्या हुआ, मैं कम पैसे कमाऊंगा, एक अच्छा फोटोग्राफर बनूंगा, ठीक है। बट सोसाइटल प्रेशर्स, वो सिविल सोसाइटी है ना, उसका प्रेशर उसको करप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है, रेशनैलिटी क्या कह रही है, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर, ये रेशनैलिटी बना दी उन्होंने, है ना? नाउ इन मॉडर्न सोसाइटी फ्रीडम इज मोस्टली इल्यूजनरी। फ्रीडम मिली हुई है आपको, बट ये क्या है, इल्यूजनरी है। जैसे स्लेवरी एक तरीके से इल्यूजनरी हो गया है। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी क्या है, इल्यूजनरी है। आपको जैसे एग्जांपल लो, एक कंपनी में आप जॉब करने जाओ, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे रखेगा आपको कि इतनी सैलरी दूंगा, इतने घंटे काम करने पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं तो इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी जगह कोई और ले लेगा, तो आपको मजबूरन वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि शायद आपको ना मिले। तो आप फ्री हैं? नहीं है। क्या आप कुछ बोल सकते हैं, किसी के बारे में क्रिटिसाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि एक मोमेंट आपकी नौकरी जा सकती है। तो ये फ्रीडम क्या है, इल्यूजनरी है मॉडर्न सोसाइटी में। सो रूजो सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज द मोस्ट फेमस वर्क एड्रेसेस हाउ टू रिस्टोर फ्रीडम। ये कह रहा है कि इस फ्रीडम को कैसे रिस्टोर करे, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस को। एंड उसका एक फेमस ओपनिंग है इस बुक के अंदर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दैट मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। इंसान फ्री तो पैदा हुआ है, लेकिन हमेशा हर जगह कहां किस चीजों में बंधा हुआ है, चेन्स में बंधा हुआ है ना। अगर आप आज के टाइम में देखो तो हम चेन में ही बंधे हुए हैं। आया समझ? यस सर। अब की आइडियाज की बात करते हैं तो सबसे पहले वो बात करता है ह्यूमन नेचर की, क्योंकि सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को समझने के लिए ह्यूमन नेचर सबसे पहले समझना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमंस आर एसेंशियली गुड। ह्यूमन क्या है, एसेंशियली गुड है। दे आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ लव। किससे मोटिवेटेड है, सेल्फ लव से एंड सिंपैथी से। सेल्फ लव मतलब सेल्फ लव किसमें कह सकते हो, सेल्फ सेंट्रिक।
सिंपैथी में किस में कह सकते हो? सोसाइटी, कंसर्न अबाउट द सोसाइटी। सिंपैथी दूसरों के लिए ही तो आएगी, है ना? देयर आर टू एलिमेंट्स। आगे समझ? यस भाई एक इमेजिन, देखो कॉमन सेंस की बात करो। तुम्हें पता है, सपोज मान लो तुमने एक पेट्रोल पंप लगा लिया, और तुमने पेट्रोल पंप क्यों लगा लिया? क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊं तो बड़ा बिजनेस करूं, राइट? लेकिन अब तुम सोचो कि यार मेरे को अभी 2 रुपए बच रहे हैं, लेकिन अगर मैं पेट्रोल में चोरी करना स्टार्ट कर दूं तो मेरे को 4 रुपए बचने लगेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट तुम्हारा बढ़ गया, और सेल्फ इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा? ये किसको हार्म कर रहा है? सोसाइटी को, राइट? और जैसे ही आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को कम करोगे वैसे ही सोसाइटी का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, राइट? तो ये यही बात कह रहा है सिंपली कि ह्यूमन क्या है, एसेंशियली गुड है। उसके अंदर 2 चीजें हैं, ही इज मोटिवेटेड बाय सेल्फ लव एंड सिंपैथी। स्टेट ऑफ नेचर कैसा आएगा फिर? यानी कि स्टेट ऑफ नेचर आएगा रिप्रेजेंट लाइफ बिफोर सिविलाइजेशन। स्टेट ऑफ नेचर लाइफ को बताता है बिफोर द सिविलाइजेशन। बिफोर द सिविलाइजेशन का मतलब, बिफोर द सिविलाइजेशन का मतलब व्हेन ही वाज फ्री, व्हेन ही वाज हैप्पी। और जैसे जैसे सिविलाइजेशन बनती है वैसे वैसे रेशनैलिटी आती है, और रेशनैलिटी के साथ साथ वो क्या हो जाता है? करप्ट होने लगता है, ठीक है? सो लाइफ वॉज ब्लिसफुल एंड हैप्पीनेस केम फ्रॉम द एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन विल। उस टाइम पे क्या था, कैसा था? इंसान जो चाहे वो कर सकता है। मान लो तुम जंगल में हो, अब तुम्हें ना फैमिली की चिंता, ना घर की चिंता, ना गाड़ी की चिंता, ना कल के कमाने की चिंता, तो जंगल में जहां चाहो तुम वहां घूमोगी ना, पहाड़ों में जहां चाहो वहां चली जाओगी। लेकिन जब तुम्हें लगेगा कि अरे यार मेरे को घर जाना है, घर पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे को उनके लिए लेके ही जाना है, तो तुम बंध जाओगे डेली इसी रूटीन में। तो हम यही तो होता है, मंडे टू संडे डेली रूटीन में बंधे होते हैं, है ना? वी आर नॉट फ्री, आवर फ्रीडम इज इल्यूजनरी, राइट? सो ये कह रहा है कि बिफोर सिविलाइजेशन। तो अब सिविलाइजेशन का फिर ओरिजिन कैसे हुआ है? सो सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस रीजन्स। सिविलाइजेशन कैसे आई है? रीजन्स के साथ। तो रूजो कहता है कि मैन वॉज नोबल सैवेज एंड द थिंकिंग मैन इज ए डिप्राइव्ड एनिमल। जैसे उसने सोचना स्टार्ट किया वैसे ही वो क्या हो गया? एक तरीके का डिप्राइव्ड एनिमल, चेन में बंधने लगा। और उससे पहले क्या था? मैन वॉज नोबल सैवेज, आराम से मस्त होके घूम रहा है, फ्री एकदम। और जैसे ही वो सोचने लगा, आज के टाइम पे यही होता है ना कि जो एक बैचलर होता है वो उसको किसी की टेंशन नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है तो उसको होता है कि दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है तो भाई मेरे को इतने बजे तक घर जाना है, भाई मेरे को ये नहीं करना, भाई मेरे को वो नहीं करना। मतलब पहले वो मस्त हैंग आउट कर रहा है, चिल कर रहा है, उसको जो मजा आ रहा है वो कर रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है, मस्ती कर रहा है, रोड पे नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सोचना स्टार्ट करेगा वो क्या करेगा? सिविलाइज्ड होना स्टार्ट करेगा, उसको जिसको हमने सिविलाइज्ड कहा है बेसिकली। एंड सिविलाइज्ड हो किसके बेस पर है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिस तरीके से सोच रहे हैं, है ना? सो रीजन क्रिएटेड डिजायर्स लाइक माइन एंड दाइन। जैसे ही रीजन आया वैसे ही क्या आया? ये मेरा और ये तेरा टाइप, लीडिंग टू द कॉम्पिटिशन, अनहैप्पीनेस एंड लूज ऑफ फ्रीडम, राइट? जैसे रीजन पैदा हुए वैसे ही क्या होने लगा? ये तेरा ये मेरा। अब देखो एक बच्चा होता है, पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, ये तेरा मेरा। जब तक उसके अंदर तेरा मेरा नहीं होता, वो अपनी कटोरी उनके घर, उनकी कटोरी अपने घर, यहाँ का खाना वहाँ, वहाँ का खाना कहाँ, खेलता कूदता रहेगा, खाता पीता रहेगा, राइट? जैसे उसके अंदर थोड़े से रीजन डेवलप होना स्टार्ट होंगे वैसे ही बोलेगा ये तो हमारा है, हम क्यों दें? देखा ना बच्चों में हो जाता है ना? तो ये इसीलिए तो कह रहा है कि जैसे ही वो सोचना स्टार्ट करेगा, द मोमेंट ही स्टार्ट थिंकिंग कि ये हमारा और ये तुम्हारा, वैसे ही वो क्या होगा? कंपटीशन में लग जाएगा, खुश नहीं रहेगा, और क्या कर देगा? अपनी फ्रीडम खो देगा। लॉस ऑफ फ्रीडम। आगे समझ? यस सर। नेक्स्ट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो रिटर्निंग टू द नेचर इज इम्प्रैक्टिकल। अब अगर आप उस नेचर में जाना चाहे जहां पर मैन फ्री था, वो क्या था? इम्प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है।
सो रिफॉर्मिंग सोसाइटी इज नेसेसरी। हमें क्या करना पड़ेगा? सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टेक अनदर एग्जाम्पल, 4 लोग क्या कहेंगे। ये जो 4 लोग क्या कहेंगे, ये क्या है? ये वही तो थिंकिंग है, हम सोच ही तो रहे हैं, है ना भाई? अगर मैं समझो, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादी करना चाहता हूं, और मैं ये बोलूं कि यार लोग क्या कहेंगे, तो भैया मैं क्या कुछ कर पाऊंगा? क्या मैं आजाद हूं फिर अपने फैसले लेने के लिए, अपनी खुशी के लिए? मैं क्या खुश रहूंगा? नहीं हो सकता। समझ रहे हो? मैं खुश नहीं हूं। तो उसी मोमेंट में ये यहां पे ये कह रहा है कि इट इज इम्प्रैक्टिकल वहां तक लेके जाना, तो हमें सोसाइटी में क्या करना पड़ेगा? रिफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने LGBTQ का रिफॉर्म लेके आए हैं, ठीक है, हमने ट्रांसजेंडर को राइट दिया है, क्या ये सोसाइटल रिफॉर्म ही तो हैं? पहले वो आजाद नहीं थे, वो पहले खुल के अपने बारे में नहीं बता सकते थे। नाउ दे कैन से प्राउडली, क्योंकि हमने सोसाइटी में क्या किया है? रिफॉर्म किया है। ठीक है? सो ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और ट्रू फ्रीडम किस में आएगी? पार्टिसिपेटरी, जहां सारे लोग वैसा सोचने लगे। अब सारे लोगों ने सोचा कि यार ये LGBTQ वाले भी तो इंसान ही हैं यार, इनकी भी तो इच्छाएं हैं, तो इनको भी क्या करे? राइट दे, लेट देम लिव। ट्रांसजेंडर भी तो ह्यूमन है, लेट देम लिव। क्यों? क्योंकि हम सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है। अगर सारे मिलकर पार्टिसिपेट ना करें तो फिर क्या मिलेगा इन्हें राइट? क्या दलितों को राइट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या वुमेन्स को राइट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या बच्चों को राइट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उस डिसीजन मेकिंग में। बिना पार्टिसिपेट के सोसाइटी रिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि सोसाइटी किससे बन रही है? इंडिविजुअल से, और उन्हीं इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उस डेमोक्रेसी में, वेयर लॉज रिफ्लेक्ट द रियल विल ऑफ द पीपल। और ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होगी, और इससे जो लॉ बनेगा, ये असली विल बताएगा इंसानों की कि वो चाहते क्या है। जैसे सभी लोगों ने 2014 के बाद बीजेपी को वोट किया, उनकी विल क्या थी? राम मंदिर, हिंदुत्व, राइट? आया समझ? तो लॉज भी वैसे ही रिफ्लेक्ट होने लगे। सो रूसो इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेवाज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि वो जेनेवा में पैदा हुआ था, तो वहां का वहीं पे स्विट्जरलैंड में है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, एंड ही चैंपियन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। इंडिया में है डायरेक्ट डेमोक्रेसी? कहां पे? इंडिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी? हाँ, डायरेक्ट कुछ जगहों पे तो है। कहां पे? जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, ऐसे नहीं आ रहा। देखो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ कहीं पे भी 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है। एक होती है डायरेक्ट, ठीक है, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। तो फिर डायरेक्ट में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हम पार्टिसिपेट करते हैं, बट अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल MP का इलेक्शन होता है, MLA का इलेक्शन होता है, ये क्या है? इनडायरेक्ट है। हम नहीं बैठे हुए, बट हमने क्या किया? रिप्रेजेंटेटिव भेजा हुआ है। तो डायरेक्ट का बताओ एग्जाम्पल। अब डायरेक्ट का जैसे कि प्रेसिडेंट वाई उसका होता है क्या? PM का जब होता है, PM में भी हम नहीं कर रहे ना, MP कर रहे हैं, वो भी इनडायरेक्ट है। वाइस प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट हुआ, वो भी इनडायरेक्ट हुआ, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, वो भी MP कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट का भी MP MLA कर रहे हैं, वो भी हम नहीं कर रहे हैं। याद रखना, ग्राम सभा, मैं ग्राम पंचायत नहीं कह रहा हूं, ग्राम सभा। ये किसी को नहीं पता, ये गांव वालों को भी नहीं पता। डू यू नो दैट? ये किसी को नहीं पता कि उनके पास पावर है। असली पावर पता कहां है? ग्राम सभा में। सो बेसिकली क्या है कि हमने क्या किया? 3 टियर गवर्नमेंट बनाई। 3 टियर मतलब एक नेशनल लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है, एंड देन उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जिसको हम लोकल गवर्नेंस भी कहते हैं, जहां पे पंचायत सिस्टम आता है। अब पंचायत भी 3 तरीके से है। एक ग्राम लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब ग्राम में 2 चीजें होती है। ग्राम में होता है 2 चीज। 2 क्या होता है? एक ग्राम प्रधान होता है, जिसके लिए हम वोट करते हैं,
राइट। और एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के लिए वोट नहीं होता है। मान लीजिए ये एक विलेज है। अब इस विलेज में 100 रजिस्टर्ड वोटर हैं। अब ये 100 रजिस्टर्ड वोटर अपने गांव का क्या चुनेंगे? प्रधान चुनेंगे, ग्राम प्रधान चुनेंगे, राइट। तो ये प्रधान क्या है? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है ना। बट ये तो अब आप कहोगे कि ये तो रिप्रेजेंटेटिव हो गया फिर तो। हाँ। ये जो 100 लोग है ना, ये 100 लोग, हाँ। ये है ग्राम सभा। तो ये डायरेक्ट जाके वोट देते हैं? ऐसे तो फिर बहुत लंबा वोट डायरेक्ट जाता वोट होगा। नहीं देते, समझो मेरी बात। ग्राम सभा पार्टिसिपेटरी और में क्या होता है कि ये जो 100 लोग है ना, ये 100 लोग पता क्या हैं? ये 100 लोग है लेजिस्लेचर ऑफ द ग्राम सभा और ऑफ द विलेज। ये 100 लोग साथ में बैठेंगे, यानी कि 100 लोग का मतलब जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उस गांव के, ये 100 लोग साथ में बैठेंगे। ये एक फैसला लेंगे कि इस गांव के अंदर ये रोड बननी चाहिए या ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। वो फैसला पास होगा और उसके बाद ये जो प्रधान है ना गांव का, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा, बिकॉज ही इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसको चुना है इन्होंने। ओके। बट ये होता बट इसका ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जब महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी ना, तब विलेज बहुत छोटे थे, स्मॉल थे, पॉपुलेशन बहुत कम थी। आज के टाइम पे एक गांव में कहीं पर 10,000 की पॉपुलेशन मिलेगी, कहीं पे 20,000 की पॉपुलेशन मिलेगी। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ये 10,000 लोग हैं वहां पर, 10,000 में से मान लो 6,000 रजिस्टर्ड वोटर होंगे, कि ये 6,000 लोग एक साथ बैठ के किसी फैसले पे आए। पहले तो बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी, और इनको अपने राइट भी नहीं पता कि ग्राम सभा की पावर क्या है इनके पास। तो इसकी जगह क्या होता है, ये जो ग्राम प्रधान है ना, यही 10-12 लोगों को बैठाएगा और एक फैसला लेगा और उनका साइन कराएगा और उसके बाद इंप्लीमेंट कराएगा। कहने का मतलब यह है कि असलियत में जो हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ना इंडिया में, वो ग्राम सभा है। और ग्राम सभा इलेक्ट नहीं होती है, प्रधान इलेक्ट होता है हर 5 साल में। और ये ग्राम सभा जो भी फैसला लेगी, जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, उस प्रधान को इंप्लीमेंट करने होते हैं। आया समझ? हाँ। ग्राम सभा फिर लोग हो गए और प्रधान जो कि इम्प्लीमेंट करता है। हाँ, जो इंप्लीमेंट करता है उन लोगों ने चुना है वोट डाल के। अच्छा, ठीक जैसे है, कि क्या? ऐसे समझो, वो जो 100 लोग हैं ना ग्राम सभा के, वो क्या है? एमपी या एमएलए हैं। लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है दोनों। और ये एमपी एमएलए किसको चुन रहे हैं? एमपी चुन रहे पीएम को और एमएलए चुन रहे सीएम को। और ये क्या है? एग्जीक्यूटिव पार्ट है। ठीक है। तो उन्होंने क्या काम करा? ये 100 लोग क्या हो गए? लेजिस्लेचर, यानी ग्राम सभा। और ग्राम सभा ने किसको इलेक्ट किया है? प्रधान को, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को। ठीक है। आ गया समझ? हाँ। तो अब कभी भी सवाल आए डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पर है, तो ग्राम सभा हमारा डायरेक्ट ग्राम सभा। डेमोक्रेसी है, ठीक है। यस सर। सो ही चैंपियन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कहां पर? जिनेवा। और जिनेवा में बहुत कम पॉपुलेशन है, इट इज इजी टू मेंटेन। वहां पर छोटी सी- लोग फैसले लेते हैं क्या कानून बनेगा। इवन दो अगर तुम देखोगे ना, जो सब्जेक्ट लिस्ट बनी हुई है ना, 29 सब्जेक्ट्स है शायद। 29 सब्जेक्ट्स पे ग्राम सभा कानून बना सकती है, प्रधान नहीं बना सकता कानून, ग्राम सभा। ग्राम सभा। ओके। एंड देन प्रधान क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि टैक्स लगाना, पुल पे करना, वो करना, ठीक है। आगे समझ? यस सर। सो फीचर्स तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट के? फीचर्स समझ लेते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट का फीचर ये है कि ऑल पीपल एग्री टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर रियल विल। इसके अंदर क्या है कि सभी लोग अपनी रियल विल के साथ काम करेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा? यहां पे हमने पढ़ा वेयर लॉज रिफ्लेक्ट द रियल विल ऑफ द पीपल। और सभी लोग किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? फिर रियल विल के। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विल्स, एक रियल विल होती है और एक एक्चुअल विल होती है, ठीक है। रियल विल क्या होती है? व्हाट वन ट्रूली डिजायर एंड इज ऑलवेज गुड। कोई कुछ चाहता है और वो हमेशा क्या होगा? सही होगा, राइट होगा। और ये एक्चुअल विल क्या होता है? हाउ वंस एक्ट विच मे नॉट अलाइन विद द रियल गुड। और ये क्या होगा? सेल्फिश होगा। हमने पढ़ा था ना ऊपर,
देखो यहां मैंने पढ़ा बताया था ना तुम्हें, सेल्फ लव एंड सिंपैथी, ये कौन सा, सेल्फ लव क्या हो गया, एक्चुअल विल, और सिंपैथी क्या हो गया, रियल विल एक तरीके का। रियल। जैसे समझो कि एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि भाई मेरे को दारू पीने में मजा आता है, मान लो आई वॉन्ट टू हैव लिकर, ठीक है, एंड इसलिए मैं चाहता हूं क्या हो, यहां पर एक लिकर की शॉप हो, ठीक है, ये क्या है, मेरी एक्चुअल विल है, मेरी सेल्फ सेंट्रिक है। लेकिन मैं ये सोचूं कि यार देखो सोसाइटी में अल्कोहल ज्यादा नुकसान है, लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे, पी के अपनी वाइफ को मारेगा, यहाँ बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ेंगे, ये है, तो वहां पर मैं क्या होगा, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को साइड में रख के किसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दूंगा, सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के। तो ये कौन सी विल है, ये रियल विल है, यानी कि व्हाट वन ट्रूली डिजायर एंड इज ऑलवेज गुड। ऐसा तो नहीं है कि देखो अगर ये बिल्कुल इसके अंदर ये इच्छा ही नहीं होती, समाज के बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, तो ये इस तरीके के फैसले लेगा भी नहीं। समझो कहने का मतलब क्या है, मेरे लिए ए मेरे फायदे का है, बी मेरे थोड़े फायदे का है, पर ज्यादातर फायदे का किसका है, सोसाइटी के। अगर मेरे अंदर रियल विल होगी ही नहीं, मैं कभी इसको कंसिडर करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ इसी को करूंगा, मैं बोलूंगा भाड़ में जाए, मर रहे हैं मरने दो, मेरे का क्या है ना। लेकिन अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी रियल विल होगी तो मैं क्या बोलूंगा, अरे यार चलो इसको ही देख लेते हैं, है ना। तो रियल विल क्या है, व्हाट वन ट्रूली डिजायर, असलियत में वो यही चाहता था, वो चाहता था तभी तो उसने किया। इसको और अच्छे से करेंगे आगे, डोंट वरी, ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ थोड़ा सा एक जिस्ट टाइप बता रहा हूं, ठीक है। सो जनरल विल क्या है, सम ऑफ ऑल रियल विल, जितनी भी रियल विल है उन सब का को क्या बोला हमने, जनरल विल, क्योंकि रियल विल इंडिविजुअल की है, एक्चुअल विल भी इंडिविजुअल की है, रियल विल भी इंडिविजुअल की है। रियल विल में वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में सोच रहा है, और एक्चुअल विल में वो अपने पर्सपेक्टिव में सोच रहा है, सेल्फिश वाला। तो जो सारे के सारे लोग सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, वो सब कंबाइन होके क्या बनेंगे, जनरल विल। आया समझ? यस सर। सो ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स कॉमन गुड, जनरल विल किसके लिए होगी, हमेशा कॉमन गुड के लिए, मोर देन जस्ट द सम ऑफ इंडिविजुअल डिजायर्स, है ना। और अगर मैं बोलता कि ये सारी एक्चुअल विल सारी इकट्ठी हो जाए तो सबका क्या हो जाता, इंडिविजुअल डिजायर्स, है ना। सो बेसिकली इट प्रोड्यूस थ्रू डेलिब्रेशन एंड एग्रीमेंट। ये कैसे आएगी, जनरल विल कैसे आएगी, थ्रू डेलिब्रेशन एंड एग्रीमेंट। जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल आता है उसके लिए क्या होता है, डिबेट एंड डिस्कशन होता है, डिबेट एंड डिस्कशन कि यार क्या अच्छा है, इसके अंदर क्या बुरा है, तो उस सब के बाद फिर अपनी अपनी एक रियल विल देते हैं, कुछ लोग रियल विल देते हैं, कुछ लोग एक्चुअल विल देते हैं, और जितनी भी सारी रियल विल एक साथ हो जाती है और रियल विल जीत जाती है, यानी कि मेजॉरिटी वोट ले लेती है, वो सब क्या कहलाती है, जनरल विल। यानी एक तरीके से जो भी पार्लियामेंट में बिल पास होता है और मान लो जो फेवर में वोट डला है, वो सारे फेवर के वोट क्या कहलाते हैं, रियल विल, और वो सारे कंबाइनली क्या कहलाएंगे, जनरल विल। आ गया समझ? यस सर। और जो अपोजिशन में डलती है वो कौन सी हो गई, एक्चुअल विल। आ गया समझ? चलो तो नेक्स्ट है आपका स्टेट एंड सॉवरेनिटी। द स्टेट इज द पीपल देमसेल्फ। स्टेट क्या है, पीपल देमसेल्फ। पीपल आर सॉवरेन बिकॉज दे आर गवर्न बाय द लॉज दे मेक बाय देमसेल्फ, ठीक है। पीपल आर सॉवरेन बिकॉज दे आर गवर्न बाय लॉज दे मेक देमसेल्फ। ऐसी तो होता है, इंडिया में हम सारे कानून हम ही बना रहे हैं तभी तो हम सॉवरेन है, इंडिया सॉवरेन है। अगर हमारे ब्याप पे यूके बना रहा होता तो क्या हम सॉवरेन होते, नहीं होते, नहीं हो पाते, है ना। सो बाय फॉलोइंग सेल्फ मेड लॉज इंडिविजुअल्स आर ट्रूली फ्री। फ्री। नेक्स्ट फ्री है तो चलो फ्रीडम अंडर स्टेट की बात करते हैं। सो टू बी फ्री एंड हैप्पी पीपल मस्ट बी रूल्ड बाय लॉज क्रिएटेड बाय देयर ओन कॉन्शियसनेस, ठीक है, एंड एस्टेब्लिश अथॉरिटी टू इन्फोर्स दीज लॉज।
वो एक अथॉरिटी, यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट जो भी कानून बना रहा है उसमें कौन बना रहे हैं? हम ही तो बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं। अब लोग बना रहे तो उन्होंने उसके लिए एक एग्जीक्यूट करने के लिए एक बॉडी भी बनाई हुई है, टू इन्फोर्स दीज लॉज। सो रूजो sometimes men must be forced to be free, meaning compliance ensure true liberty। कभी कभी क्या होता है कि इंसान फ्री नहीं होता, बट उसको फोर्स किया जाता है क्या करने के लिए? फ्री करने के लिए। यानी कि कैसे? आपने कोई लॉ बनाया, आपने बोला कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, तो आपने ये क्या किया? लोगों को फोर्स किया है, किस लिए? फ्री करने के लिए। और ये ही क्या है? ट्रू लिबर्टी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए, है ना? स्लेवरी नहीं होना चाहिए। तो ये स्लेवरी नहीं है तो इंसान क्या है? उसको फोर्सफुली फ्री किया गया है और उसको एक्चुअल लिबर्टी मिली है उस इंसान को। ठीक है, आगे समझ। सो व्हाट इज द कोर आइडिया? द कोर आइडिया इज लिबर्टी इज कंपैटिबल विद अथॉरिटी when laws are created by individuals themselves in alignment with the general will। और यही होता है कि भैया हम उतने ही तो लिबरल रहेंगे, उतनी ही तो लिबर्टी मिलेगी जितना पार्लियामेंट हमें देगा। और पार्लियामेंट में जो कानून बना रहे वो कौन है? वो हम ही तो हैं जो हमारी जनरल विल से गए। समझ में आया? यस सर। तो ये इसका मेजर वो है। अब इसको और वो करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे रिवोल्ट अगेंस्ट रीजनिंग, तो सबसे पहले मैंने बताया कि वो रीजन के अगेंस्ट है। ठीक है, रीजन के अगेंस्ट है तो उसको समझते हैं कि रूजो रेबल्ड अगेंस्ट द इलाइटमेंट्स फेथ इन प्योर साइंस। रूजो ने बोला कि इलाइटमेंट के टाइम पे जो प्योर साइंस आई है ना, उसके अगेंस्ट में, आर्ग्यूइंग दैट साइंस एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस करप्ट मोरालिटी रेदर देन इम्प्रूव इट। उसने क्या बोला कि इसने क्या किया है? इसने साइंस एंड इंटेलेक्चुअल ने जो मोरालिटी है उसको क्या कर दिया है? करप्ट कर दिया है, उसको इंप्रूव नहीं किया। ठीक है, जैसे कोर बिलीफ, मैन वॉज नोबल सेवेज एंड द थिंकिंग एनिमल इज डिप्राइव्ड एनिमल। मतलब कहने का मतलब है, ही क्लेम्ड रीजन्स किल नेचुरल फीलिंग्स लाइक सिंपैथी एंड कंपैशन, रिप्लेसिंग देम विद प्राइड विच ही सो एज इविल। जैसे एक एग्जाम्पल लो, भैया हमने एक रीजन से एक कानून बना रहे, मान लो कि भाई राशन लेने के लिए, मैंने बताया ना कि वो राशन वाला बार बार कि राशन लेने के लिए राशन कार्ड चाहिए। भैया मेरी इमोशनल एम्पैथी सिंपैथी ये कह रही है कि अगर मैंने इसको एक 10 मिनट के अंदर खाना नहीं दिया ये मर जाएगा, बट मैं क्या लॉ फॉलो करता रहूंगा? क्योंकि साइंस तो क्या कह रहा? लॉ फॉलो करो। हाँ। है ना? तो वही चीज है। समझ में आया ये वाली चीज? नेक्स्ट है प्राइज एसे। प्राइज एसे में वो क्या कह रहा है? इन हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरीफाई मोरालिटी। तो रूजो आर्ग्यूड दैट एडवांसिंग आर्ट एंड साइंस वीकेंड मोरल्स एंड विनिंग द एकेडमी ऑफ डिजोन प्राइज। ठीक है, मैंने बताया ही ऑलरेडी, इसको प्राइज मिला ये। सो ही क्रिटिक ऑफ सिविलाइजेशन, सो उसने सिविलाइजेशन को भी क्रिटिक किया है। He said our minds have been corrupted in proportion as the arts and science have improved, calling modern society false and artificial, and civilization merely adorns the chains that enslave people। तुमने वो देखा है? उसका बेला हदीद की एक वीडियो आई थी जो उसने अपने सोशल मीडिया पर डाली थी, शी वॉज क्राइंग। नहीं। अरे वो बहुत रो रही थी। मतलब आप देखो कि हम क्या देखते हैं, ये लाइमलाइट, ये पैसा एंड ऑल, कितने सिविलाइज्ड हैं, फोक से खा रहे हैं, इससे खा रहे हैं, उससे खा रहे हैं, बट इन अंदर क्या है? उनके अंदर रेस लगी हुई है वो सोशल स्टेटस मेंटेन करने की। समझ में आया? जैसे मान लो बॉलीवुड में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो इतना तो कमा लेते हैं कि भाई वो अच्छा खासा खा पी सकते हैं, लेकिन वो पैसे को वो ऐसी चीजों पे खर्च कर देते हैं कि वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, सबका स्टेटस मैच करने के लिए। हाँ। अब वो स्टेटस मैच करने का वो क्या है? वो क्या है? फॉल्स एंड आर्टिफिशियल है वो पूरा का पूरा। जो भी वो दिखा रहे हैं वो क्या है? फॉल्स एंड आर्टिफिशियल। आप देखो सोशल मीडिया पे क्या होता है, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ना, फेक ही तो दिखाते हैं। गाड़ियों के सामने फोटो खिंचवा ली, ये कर लिया, वो कर लिया।
और ये एक तरीके से क्या हो गया, इसने इंसान की मोरालिटी को क्या कर दिया, करप्ट कर दिया। जैसे कि आप देखो, इंसान धीरे धीरे व्यूज पाने के लिए क्या कर रहा है, बाप मरने लग रहा है और उसकी वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो वही सब। सो बेसिकली सिविलाइजेशन मेरली एडॉन्स द चेन्स दैट इनस्लेव पीपल। सिविलाइजेशन ने क्या किया है, लोगों को चेन में बांध दिया है। समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ठीक है। हिस्टोरिकल एग्जांपल ले लो, जैसे एथेंस। एथेंस का जब वॉर हुआ था स्पार्टास के साथ, द बैटल ऑफ वॉर ऑफ पेलिपोनेशियन, वहां पर वो क्यों हुआ था, बिकॉज द अपर क्लास जो है वो किस में थी, लग्जरी और एक्सेसेस में खोई हुई थी। रोम का क्यों हुआ, बिकॉज रोम लॉस्ट इट्स स्ट्रेंथ आफ्टर बिकमिंग वेल्दी एंड इंडल्जेंट। जब इंसान ज्यादा वो हो जाता है, आप देख लो नीरव मोदी देख लो, आप ये देख लो विजय माल्या देख लो, है ना। तो उनकी रीजनिंग क्या होती है, खो जाती है, करप्ट प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, राइट। सो ऑल्टरनेटिव टू रीजन, so Rousseau promoted kindness, conscience, faith and morals sentiment over rationality, insisting that true culture reflects natural human goodness and the collective will, not intellectual sophistication। ठीक है, तो समझ में आ गया। वो एथिक्स और मॉरल्स की बात कर रहा है कि उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नाउ उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, स्टेट ऑफ नेचर की बात करें, सो नेचुरल लाइफ में उसने पहले बताया कि ह्यूमन वॉज नोबल सैवेज, ठीक है। यानी कि नोबल सैवेज का मतलब ही वॉज इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, इंस्टिंक्ट ड्रिवन एंड डीपली कनेक्टेड टू द नेचर, राइट। सिंपल हैप्पीनेस, इन दिस प्योर स्टेट पीपल लिव्ड इन आइडियलिकल ब्लिस, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल वॉन्ट्स। और उसके लिए वो क्या लिखते, अ हैप्पी इंडिविजुअल वॉज नॉट मच अ थिंकिंग बीइंग। वो ज़्यादा नहीं सोचता था, वो ये नहीं सोचता था कल के लिए जोड़ के रख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ठीक है। क्या मेरे पास ये लग्जरी है या नहीं है, ठीक है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा या नहीं होगा, मेरे पास महंगी ज़ारा की शर्ट है या नहीं है, ठीक है, और एल्डो का बैग है या नहीं है, गुची पहरा है या नहीं पहरा, वो नहीं सोच रहा इतना कुछ। दैट्स वाई ही इज़ हैप्पी, ठीक है। सो इंस्टिंक्ट ओवर रीजन, ह्यूमन रिलाइड ऑन इंस्टिंक्ट नॉट रीजन फॉर सर्वाइवल एंड कंटेंटमेंट। वो क्या कह रहा है, रीजंस पे नहीं होता था ज्यादा, उसके इंस्टिंक्ट पे होता था। जैसे कि आज मैं बोलूं कि यार देखा जाएगा, यार मैं सपोज मान लो मेरे को ना एक असाइनमेंट दे दिया प्रोफेसर ने कि ये करके आना है, और मैं सोचूं कि अरे यार कल करके नहीं गया तो मारेगा या फिर नंबर काट लेगा या अटेंडेंस नहीं देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टिंक्ट है मेरा, चलो ठीक है यार नहीं करते थे, होगा जो होगा देखा जाएगा टाइप। तो मैं खुश हूँ, मैं प्रेशर नहीं ले रहा हूँ, आई एम हैप्पी। कल को गया शायद क्लास ही कैंसिल हो गई, मैडम ही नहीं आई। गेटिंग माई पॉइंट, वो इतना प्रेशर नहीं ले रहा किसी भी चीज का। सो क्रिटिक ऑफ रीजंस, रूजो आर्ग्यूड दैट रीजन मल्टीप्लाइज डिजायर। रीजंस क्या करता है, डिजायर को बढ़ा देता है, एंड क्रिएट एंडलेस वांट्स एंड परपेचुअल अनहैप्पीनेस। और वो एंडलेस वांट क्रिएट करता है। जैसे अगर तुम ये बोलोगे कि यार अभी अगर मान लो 20,000 की सैलरी है तो तुम बोलोगे यार 50,000 हो जाए, 50 हो गई तो तुम बोलोगे कि यार 1 लाख हो जाए, 1 लाख हो जाएगी बोलोगे 2 लाख हो जाए। तो वो डिजायर एंडलेस रहेगी, वो खत्म ही नहीं होगी, और आप कभी खुश नहीं होगे क्योंकि आप उस चीज के पीछे भागते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मॉरल्स नहीं है। मॉरल्स क्या कहते हैं, अरे यार 3 वक्त का खाना ही तो चाहिए एट दी एंड, है ना। तो क्यों परेशान हूं, इससे अच्छा बच्चों के साथ मैं आराम से खेलूंगा कूदूंगा, क्यों मैं इतना करोड़ों रुपए कमाने के पीछे भागूं। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो वही, सो स्कॉलर्स व्यू एज एडवर्ड डब्ल्यू योंकिंस noted, life in the state of nature was peaceful but unfulfilled, lacking the complexity of modern society yet free from its corruption। वो ये कह रहा है कि जो मॉडर्न सोसाइटी, जो स्टेट ऑफ नेचर था वो क्या था, पीसफुल था, बट वो क्या था, अनफुलफिल्ड था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है कि आप देखिए कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ठीक है, बट लैकिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न्स। क्यों? क्योंकि वो जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, उसमें क्या है,
मॉडर्न के जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो करप्शन नहीं है वहां पर। मतलब समझ में आया? मतलब समझो कि जैसे कि वहां पे जैसे मैंने बताया कि पहले स्टेट ऑफ नेचर है, एक छोटी सी सोसाइटी है, वहां पे मैं प्रधान के पास गया कि ये इशू हो गया, उसने भाई आराम से सेटल करा दिया। अब क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, साइबर क्राइम है, कोर्ट जाओ, ये करो वो करो, 3 साल 4 साल बाद धक्के खाते खाते आपको ये मिल रहा है। बट उस टाइम पे करप्शन नहीं था, बहुत ईजिली सारी चीज़ें हो जाती थी। अभी क्या है, आप इसको पैसा दो, पुलिस वालों को दो, फिर इसको दो, उसको दो, है ना, कितना ज़्यादा वो है, केओटिक है मॉडर्न सोसाइटी। So in short, Rousseau saw the state of nature was as peaceful and innocent, but reason and civilization introduced inequalities and discontent. ठीक है? नेक्स्ट है आपका रूजो ऑन द इमरजेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे ही सिविलाइज्ड हुए वैसे ही क्या आ गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वही कह रहा है कि एग्रीकल्चर एंड मेटल्स, डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग एंड मेटल्स लेड टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड द राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे ही मेटल और इन सब की फार्मिंग और इन सब का वो स्टार्ट हुआ, वैसे डिवीजन ऑफ लेबर आया, और डिवीजन ऑफ लेबर आते ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आने लगा। फाउंडिंग ऑफ सिविल सोसाइटी, Rousseau's famous line, the first man who, after fencing off a piece of land, said, "This belonged to me," and was the true founder of civil society. तो सिविल सोसाइटी के बारे में ये क्या रहा है कि जैसे ही किसी ने वहाँ पे एक लाइन खींची, फेंस किया और ये बोला कि ये ज़मीन मेरे से बिलोंग करती है, ठीक है, वैसे ही उसने क्या काम कर दिया, एक सिविल सोसाइटी बना दी, क्योंकि वो उसके अंदर फंक्शन करेगा। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फंक्शन वहीं पे चलेगा उसका, उस बाउंड्री में, राइट? यस सर। जैसे इंडिया में जैसे बॉर्डर फिक्स हो गया और इंडिया ने बोल दिया ये हमारा है, तो उस पूरे एरिया में एक सिविल सोसाइटी डेवलप हो गई। इनइक्वालिटी बिगिंस, प्रॉपर्टी क्रिएटेड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, स्किल एंड टैलेंट्स प्रोड्यूस्ड अनइक्वल फॉर्च्यून, इनेबलिंग द रिच टू डोमिनेट और इवन अनस्लेव्स अदर। ठीक है, तो सिंपल, जैसे ही इकोनॉमिक डिफरेंस आया तो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हुआ। अब जैसे मान लो एक सीईओ है कंपनी का और एक एग्जीक्यूटिव है, तो सीईओ ज़्यादा कमा रहा है, तो ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस आ गया, है ना। तो इस तरीके से क्या है, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो गई है। और जैसे इनइक्वालिटी क्रिएट हुई तो कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉज की बात करेंगे। सो फियर ऑफ वायलेंस ड्रोव द वेल्थ टू डिमांड लॉ एंड गवर्नमेंट to protect their property, turning wrongful assertion into accepted rights। जैसे अब देखो हमने पढ़ा था लोक में ना, लोक में क्या बोला कि प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को की प्रोटेक्शन करना किसका काम है, स्टेट का। तो उसने बोला जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी आने लगी वैसे डिमांड होने लगी, वैसे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, प्रॉपर्टी आपसे छीनी जा सकती है। तो आपने क्या बोला कि स्टेट एक लॉ बनाए, लॉज एंड गवर्नमेंट की डिमांड होने लगी, है ना। आगे समझ? यस सर। नाउ लॉस ऑफ नेचुरल लिबर्टी, सिविल सोसाइटी रिप्लेस नेचुरल फ्रीडम विद लेबर, सर्विट्यूड एंड मिजरी, बेनिफिटिंग ओनली अ फ्यू एम्बिशियस पीपल। और जैसे ही सिविल सोसाइटी को कौन लेके आया, सबसे पहले वो लेके आए जो जिनके पास सबसे ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उन्हीं को डर था, जिसके पास ज़्यादा माल चोरी होने का डर उसे भी। तो ये बोले कि क्या करे कि आप गवर्नमेंट लेके आओ। अब गवर्नमेंट लेके आओ तो गवर्नमेंट किसके फेवर में सबसे ज़्यादा काम करेगी, उन्हीं लोगों के फेवर में, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पैसा देंगे गवर्नमेंट को। आज के टाइम में क्या है, सबसे ज़्यादा टैक्स जो पे करता है गवर्नमेंट, उसी के तो फेवर में है, अंबानी, अडानी एंड ऑल, इन सबको, है ना। तो हमने क्या काम किया, इस सिविल सोसाइटी को रिप्लेस कर दिया किससे, नेचुरल फ्रीडम से। सिविल सोसाइटी ने रिप्लेस कर लिया किससे, नेचुरल फ्रीडम से। कैसे, लेबर के फॉर्म में, सर्विट्यूड के फेवर में, मिजरी। जैसे कि आप आज के टाइम में देखो कैपिटलिस्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना, और गवर्नमेंट उन्हीं को सपोर्ट करती है, उन्हीं की प्रोटेक्शन पे ज़्यादा काम करती है। बेनिफिटिंग ओनली अ फ्यू एम्बिशियस पीपल। अब देखो जैसे अंबानी, अडानी को सिक्योरिटी दी है, ठीक है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी है, क्या आम आदमी की जान की कीमत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है कि उनको प्रोटेक्ट करे, उनके पास अंधी प्रॉपर्टी है, तो उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत पे कर रहा है। तो हाइपोथेटिकल नॉट हिस्टोरिकल, यानी कि रूजो यूज दिस स्टोरी एज ए थियोरिटिकल मॉडल
नॉट लिटल हिस्ट्री टू शो हाउ प्रॉपर्टी एंड लॉ करप्ट नेचुरल सोसाइटी। उसने ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के फॉर्म में बताया है, हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं दिया उसने यहाँ पे हमें ये समझाने के लिए कि देखो उस टाइम पे ऐसा हुआ था। ठीक है, सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिंक्स की बात करें, ही नोटेड पीपल एक्सेप्टेड गवर्नमेंट फॉर इट्स बेनिफिट बट फेल्ड टू फोरसी इट्स डेंजर एज थीम लेटर डेवलप्ड इनटू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो ये कह रहा है कि ही नोटेड पीपल एक्सेप्टेड गवर्नमेंट, यानी कि लोगों ने उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट तो कर लिया अपने बेनिफिट्स के लिए, बट वो फेल कर गए उसका उस गवर्नमेंट का जो आएगी ना गवर्नमेंट, उसका एक खतरा देखने के लिए। ठीक है, इसलिए बाद में क्या डेवलप किया गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ? यस सर। जैसे समझो एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट क्या है भाई, अंबानी अडानी इन सब को ही प्रोटेक्ट करे जा रही है। ठीक है, पैसा इन्हीं को दिए जा रही है, सब कुछ टैक्स इनको टैक्स फ्री किए जा रही है, ये सब मान लो। तो ये जो गरीब आदमी है ये क्या काम करेंगे? हमने क्या काम करा, जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स में यही तो था, समझो वो अमीरों की हेल्प कर रहे हैं, खुद भी लूटे जा रहे हैं, गरीबों को और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा के लूट रहे हैं। तो सारे लोग क्या डिमांड करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन की, कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो, फंडामेंटल राइट्स हो, है ना। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। So in essence, Rousseau argued that the private property created inequality and oppression, transforming free humans into subjects bound by man-made laws. ठीक है, आगे समझ? हाँ जी। Next है Rousseau on inequality. So according to Rousseau, there are two types of inequality. पहला natural inequality है, that is physical, जैसे कि डिफरेंस ऑफ एज, हेल्थ, स्ट्रेंथ, सेक्स और टैलेंट दैट कम्स फ्रॉम नेचर, है ना भाई। एक व्यक्ति ज़्यादा तेज भाग सकता है, एक स्लो भागेगा, एक की हाइट ज़्यादा है, एक की कम है, एक की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एक की कम है। तो ये क्या है, सब नेचुरल इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, एंड देन देयर इज अ मॉरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, जो क्रिएटेड बाय सोसाइटी स्पेशली आफ्टर द राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लीडिंग रिच वर्सेस पुअर, मास्टर वर्सेस सर्वेंट। ठीक है, फ्रॉम इक्वालिटी टू करप्शन। अब इक्वालिटी से करप्शन की तरफ कैसे जाएंगे? इन द स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमंस वर प्योर, गुड एंड रफली इक्वल. सोसाइटी एंड प्रॉपर्टी करप्टेड दिस बैलेंस, प्रोड्यूसिंग कॉम्पिटिशन एंड डिपेंडेंस. आ गया समझ? आज के टाइम पे यही तो होता है, अंबानी अडानी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, है ना. कौन कितना ज्यादा पैसा देगा किसको, किससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट फिर अमीर मतलब और किसी को मिल नहीं रहा, उसी को मिल रहा है जो ज्यादा पैसा दे रहा है. सो सोशल इक्वालिटी आइडियल, रूसो रिजेक्टेड एब्सोल्यूट इक्वालिटी बट सोट अ फेयर सोशल इक्वालिटी. उसने एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं की, क्योंकि एब्सोल्यूट इक्वालिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती. वो क्या कह रहा है, फेयर इक्वालिटी की बात कर रहा है. ठीक है, अलाउइंग डिफरेंसेस ओनली इफ बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्टर्स. वो ये कह रहा है कि देखो, अगर जो नेचुरल इनइक्वालिटीज हैं, सिर्फ उनको, उन फैक्टर्स को अलाउ कर रहा है वो, बाकी को यानी कि जो पॉलिटिकल, जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, उसके लिए क्या कह रहा है, उसको हटाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं किसी को ये नहीं कर सकता ना कि भैया किसी की हाइट ज़्यादा है किसी की कम है, तो कि भैया लो तुम, अब तुम्हारी हाइट बढ़ा देता हूँ, बॉर्नविटा पी लो. नहीं कर सकता ना. बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि जो ज़्यादा कमा रहे हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगा सकता हूँ, और जो कम कमा रहे हैं उन पे कम टैक्स लगा सकता हूँ, और इनका पैसा ज़्यादा डेवलपमेंट में यूज़ हो, ताकि जो कम कमा रहा है उसको भी बेनिफिट मिले. राइट, जो अभी हो रहा है बेसिकली, है ना. यस सर. सो बेसिकली अलाउइंग डिफरेंस ओनली इफ बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्टर. अगर नेचुरल फैक्टर्स के बेस पे डिफरेंस है तो ही अलाउ करेगा. और रियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी कॉमन गुड, कि कॉमन गुड के लिए किसका कितना एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है, नॉट इनहेरिटेड वेल्थ और प्रिविलेज. कुल मिला के वो उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा है. ठीक है.
कोर मैसेज क्या है इसका? द कोर मैसेज इज इनइक्वालिटी इज नॉट डेस्टिनी, इट इज मैन मेड एंड कैन बी रिफॉर्म थ्रू जस्ट पॉलिटिकल अरेंजमेंट। इनइक्वालिटी क्या है? वो नेचुरल नहीं है, मतलब बाय डेस्टिनी नहीं है, वो क्या है? मैन मेड है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? विद द जस्ट पॉलिटिकल अरेंजमेंट उसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं रूसो's कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरल विल। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ लॉ? लॉ का फाउंडेशन क्या होना चाहिए? द जनरल विल इज द मॉरल विल ऑफ द कम्युनिटी। मॉरल यानी कि एथिकल, है ना? और मैंने क्या बताया, अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूं तो दैट इज नॉट एथिक्स, दैट इज साइंस। अगर मैं सोसाइटी के बारे में सोच रहा हूं दैट इज एथिक्स, सिंपैथी, है ना? सो जनरल विल इज द मॉरल विल ऑफ द कम्युनिटी, नॉट जस्ट द सम ऑफ प्राइवेट विशेस, है ना? मैंने बताया था ना, एक्चुअल विल आर प्राइवेट विशेस बट रियल विल आर moral wills of the community. So laws are legitimate only when they are express the common good. Laws वो होने चाहिए जो सोसाइटी के कॉमन गुड के बेसिस पे आए हो। समझ में आया? Yes, sir. ट्रू डेमोक्रेसी मीन्स सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेकिंग दीज लॉज। और ट्रू डेमोक्रेसी क्या है? जब सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे इन सब चीज़ों के कानून बनाने में। अब समझो मेरी बात कि मुझे पता है कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है उससे ट्रंप खुश नहीं होगा और ट्रंप हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएगा। बीइंग एन इंडिविजुअल मुझे पता है कि मेरी नौकरी पे खतरा आ सकता है या मेरी सैलरी रिड्यूस हो सकती है। तो बीइंग अ सेल्फ सेंट्रिक मैं क्या करूंगा? अगर मैं सेल्फ सेंट्रिक की मैं बात करूं, मैं रियल विल की एक्चुअल विल की बात करूं, तो मैं क्या बोलूंगा? गवर्नमेंट को बदल दो। लेकिन अगर मैं अपनी रियल विल देखूं, रियल विल में मैं क्या देखूंगा कि भाई नहीं, इससे सभी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। सभी के लिए बड़ा फायदा क्या होगा? कि सभी के लिए बड़ा फायदा ये होगा कि एटलीस्ट हम झुक नहीं रहे किसी के सामने, पहला। दूसरा, हमारे को ये पता है कि जो भी पढ़ लिख के बाहर चला जाता है इट इज ए ड्रेन ऑफ ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन थ्योरी बोलते हैं इसको। तो एटलीस्ट अब ये व्यक्ति इंडिया में रहकर तो कुछ करेंगे। अब जो आप बाहर जाते हो पढ़ने, एटलीस्ट आप इंडिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो पढ़ोगे, अब यहां तो पैसा लगाओगे। समझ रहे हो? सोसाइटी के बेस पे जो मैं डिसीजन लूंगा, मेरे को लगता है कि ये गवर्नमेंट सबके लिए बेटर है बट मेरा पर्सनल लॉस हो सकता है, तो मैं सबके बेटर के लिए ज्यादा सोचूंगा ना कि पर्सनल लॉस के। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि वही लॉ क्या होगा? लेजिटिमेट होगा जब हम सब कॉमन गुड के बारे में सोचें, राइट? मुझे पता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि आप कभी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, ऐसे काम करते हैं जैसे कि हम पे एहसान कर रहे हो, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से वो सैलरी ले रहे हैं, बट ऐसे करते हैं एहसान कर रहे हो। जाके बोलेंगे कि ये फाइल तब चलेगी, पहले इतना पैसा दो। तो अगर मैं प्राइवेटाइज कर दूं तो ये करप्शन में कॉम्पीट कर सकता हूं। अगर मैं सोचूं कि अगर यार प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो मेरे को खुद को सरकारी नौकरी ऐसे ही मिलेगी, तो अगर मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख के अगर मैं सोसाइटल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखूं तो मैं उसी गवर्नमेंट को चुनूंगा। फिर जैसे हमने देखा है ना कि भाई इंडियन रेलवे, अभी आप देखो वंदे भारत, आप देखो ये रैपिड मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, भैया इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम ये देखेंगे ना कि मैं बेशक उसमें ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ बट एटलीस्ट कोई तो कर रहा है, उसको तो फायदा हो रहा है, राइट? आया समझ? यस सर। सो एक्चुअल एंड रियल विल में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल विल इट इज अ प्राइवेट सेल्फ इंटरेस्ट एंड रियल विल इज व्हाट इंडिविजुअल्स वुड चूज इफ थिंकिंग अबाउट द कलेक्टिव गुड। ठीक है? मुझे पता है कि मैं टैक्स दूंगा तो भैया मेरी वेल्थ क्या हो जाएगी? मेरी वेल्थ कम हो जाएगी, है ना? तो मैं क्या कर लूं? टैक्स की चोरी कर लूं। तो ये क्या है? एक्चुअल विल, प्राइवेट सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन मैं सोचूं कि नहीं यार, अगर आज मैं टैक्स चुरा लूंगा तो गरीबों को जो एजुकेशन में सब्सिडी मिलती है, किसानों को जो सब्सिडी मिलती है, जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पुलिस वालों की भी सैलरी जाती है, वो मेरे टैक्स के पैसे से ही जाती है। तो एटलीस्ट मुझे टैक्स पे करना चाहिए ईमानदारी से। तो ये कौन सी विल है? ये है रियल विल। ये रियल विल, ठीक है? क्योंकि मैं कलेक्टिव गुड की बात कर रहा हूं। सो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें तो इकोनॉमिक इक्वालिटी इज एसेंशियल टू प्रिजर्व लिबर्टी, वेल्थ गैप्स डिस्टोर्ट द जनरल विल। वेल्थ गैप्स क्या करेंगे? जनरल विल को
डिस्टॉर्ट कर देंगे। इसलिए इकोनॉमिक इक्वालिटी की हमें क्या है, जरूरत है टू प्रिजर्व द लिबर्टी। डिफरेंस फ्रॉम विल ऑफ ऑल। विल ऑफ ऑल क्या है बेसिकली? विल ऑफ ऑल इज मेयरली द एग्रीगेट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। मैंने बताया ना, विल ऑफ ऑल इज सिमिलरली टू एक्चुअल विल। ठीक है। एंड जनरल विल क्या है? जनरल विल इमर्ज व्हेन कॉन्फ्लिक्टिंग प्राइवेट एम्स आर स्ट्रिप्ड अवे, लिविंग व्हाट बेनिफिट्स एवरीवन। जब हम इन सब में से, इन सारी विल ऑफ ऑल में से वो विल्स को निकाल ले जो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट पे नहीं बल्कि कॉमन गुड सभी के उसमें काम करे, तो वो क्या बन जाएगा? जनरल विल, है ना। यस सर। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम थ्रू ओबीडेंस। यानी कि फेमस लाइन है जैसे कि दोज हु रेजिस्ट द जनरल विल मे बी फोर्स टू बी फ्री। जो जनरल विल को क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे, उनको क्या कहा जा सकता है? फोर्स, बाय फोर्स उनको फ्री किया जा सकता है। जैसे 100 लोग हैं एक एरिया में, 40 लोग दबा के दारू पी रहे हैं, अपनी बीवी को पीट रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, ना जॉब पे जा रहे हैं, ना उनकी एजुकेशन का ध्यान रख रहे हैं, ना उनकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। 60 लोग रीजनेबल है, वो कॉमन इन 100 के 100 लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, और उन्होंने कोई कानून बना दिया कि हम लिकर बैन करेंगे, दारू आज से बिकेगी ही नहीं, ना बनेगी ना बिकेगी। तो ये फोर्सफुली हमने क्या कर दिया? इनको फ्री कर दिया, है ना। आ गया समझ? हाँ जी। So justification is by signing the social contract, citizens already consented to laws that secure their long-term rational interest. Okay? थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। So Jacob Talmon called Rousseau a totalitarian democrat. वो किसकी बात कर रहा है? टोटलिटेरियन की बात कर रहा है। अगर आप किसी को सारी जनरल विल आप प्रोवाइड करो दोगे, वो क्या काम करेगा? एक, वो जो फैसला ले रहा, जो कानून बना रहा है, वो क्या है? सारे ही सही बोले जाएंगे, है ना। यस सर। ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है पता है? टोटलिटेरियन का मतलब नहीं, यही पूछिए। ये मतलब होता है कि जैसे मान लो अभी बीजेपी के पास सारी सीट आ जाए मान लो, या मान लो दोनों हाउस में मेजोरिटी आ जाए, तो बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है, जो कानून लाना चाहे वो ला सकती है, संविधान में बदलाव करना चाहे कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना चाहे हटा सकती है, प्रेसिडेंट को हटाना चाहे हटा सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहे हटा सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट में उसके पास इतना बड़ा नंबर है। तो इसको क्या कहेंगे? टोटलिटेरियन। टोटल पावर उनके पास है। ओके। ठीक है। क्यों कह रहा है वो? बिकॉज द जनरल विल कैन ओवरराइड इंडिविजुअल्स, इसलिए कह रहा है। जैसे अब समझो, हमने बीजेपी को मेजॉरिटी लेके भेज दिया, तो वो क्या है? जनरल विल। अब हम कह रहे कि ये जो भी कानून बनाएगा वो क्या करेगा? सबको फोर्सफुली क्या करेगा? फ्री करेगा। जैसे मान लो ट्रिपल तलाक, वो सोसाइटी, वो इंडिविजुअल्स नहीं चाहते कि ट्रिपल तलाक हटे, बट आपने क्या करा? हटा दिया। तो इसी को क्या बोला उसने? टोटलिटेरियन। कि टोटली फैसला वही होगा जो वो लेंगे, जो जनरल विल से लिया जा रहा है ना। बोसांके कह रहे हैं वॉन द कॉन्सेप्ट रेस्ट ऑन एन अनसर्टेन फाउंडेशन एंड रिस्क ऑथोरिटेरियन यूज। यानी कि ये भी वही कह रहा है कि ऑथोरिटेरियन, बहुत ज्यादा ऑथोरिटेटिव हो जाएगा ये, है ना। आगे समझ? टोटलिटेरियन एक तरीके का ऑथोरिटेटिव होता है, क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी आ जाती है। जिसके पास ज्यादा पावर होगी उसकी अथॉरिटी होगी। क्योंकि जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा अथॉरिटेटिव ना। हाँ। तो वही। सो की सोर्सेज की बात करें तो इन डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, रूजो सेज दैट द जनरल विल सीक्स द प्रिजर्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द होल एंड ईच पार्ट, गिविंग इट द मॉरल क्वालिटी नीडेड फॉर द लेजिटिमेट सॉवरेनिटी। तो उसने बेसिकली क्या काम किया है? यहां पर जनरल विल जो दी गई है वो किसके लिए दी गई है? कॉमन गुड, यानी कि प्रिजर्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द होल एंड ईच पार्ट, सबके वेलफेयर की बात कर रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है? एक मॉरल क्वालिटी दे रहा है लेजिटिमेट सॉवरेनिटी में। जो लेजिटिमेट सॉवरेनिटी में एक मॉरल क्वालिटी की जरूरत थी। ठीक है।
यस सर। सो रूजो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझे तो गोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है? टू रिकॉन्साइल लिबर्टी विद पॉलिटिकल अथॉरिटी, कि पॉलिटिकल अथॉरिटी तो देनी है बट साथ के साथ क्या चाहिए? लिबर्टी चाहिए, सो दैट द पीपल रिमेन एज फ्री एज बिफोर वाइल लिविंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। जैसे कि आप देखो संविधान में दिया ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह, ये सब क्या है? लिबर्टी है ना? और ये लिबर्टी हमारे थ्रू ही तो गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तभी हमने अपने आप को दी है ये। सो इट ओपन्स विद द फेमस लाइन, मैन इज बोर्न फ्री एंड ही इज एवरीवेयर इन दी चेन्स, कि इंसान फ्री तो पैदा हुआ था बट हमेशा हर जगह किस चीज में है? वो सारी जगह। चेन्स में बंधा हुआ है। अब कंसेंट एंड जनरल विल की बात करते हैं। कंसेंट इज द बेसिस ऑफ ऑल लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सिटीजन सरेंडर ऑल राइट्स टू द होल कम्युनिटी, नॉट टू एनी सिंगल रूलर। वो कम्युनिटी को अपने राइट्स सरेंडर कर रहे हैं, ना कि किसी सिंगल रूलर को। द जनरल विल, द कलेक्टिव गुड, गाइड लॉज एंड पॉलिसीज इंश्योरिंग लिबर्टी ऑफ ऑल। जैसे मैंने बताया लिकर बैन हो गया ना, सोशल इवल्स जिनको हम बोल देते हैं, तंबाकू, सिगरेट एंड ऑल, ये सब है ना। सोशल विल क्या, जनरल विल क्या? बेसिकली कि ऐसे जो सोशल इवल्स है उन पे क्या करो? हायर टैक्स लगा दो ताकि लोग खरीदे ना, ठीक है। नॉट अ रिटर्न टू नेचर। रूजो एडमायर्ड दैट द नेचुरल फ्रीडम ऑफ द नोबल सैवेज बट डिड नॉट वांट सोसाइटी एबॉलिश्ड। वो एग्री तो कर रहा है कि नेचुरल फ्रीडम क्या है? एक नोबल सैवेज है वो, पर वो कह रहा है कि सोसाइटी से हटके हम नहीं जा सकते, तो वो सोसाइटी को अबॉलिश करने की बात कर नहीं रहा। कह रहा कि अब वापस नहीं जा सकते बट हम क्या कर सकते हैं? इसी सोसाइटी में रिफॉर्म कर सकते हैं। So he mocked critics like Voltaire who joked Rousseau's wanted human to walk on all fours। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि जो वोल्टेयर था उसने रूजो को क्या किया था? बताओ, उसने रूजो को क्या किया था? उसने क्रिटिसाइज किया था। उसने बोला था कि रूजो क्या चाहता है? रूजो चाहता है कि ह्यूमंस चारों पे, मैंने कि 2 हाथ और 2 पैर, चारों पे फिर से चलने लग जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें नेचर में जाने का मतलब तो वही है ना, जंगल, कि एनिमल की तरह ही जिंदगी जिए वापस। बट उसने क्रिटिसाइज किया वोल्टेयर को, किसने? रूजो ने। क्या बोलकर? कि हाँ नेचुरल फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूं बट मैं कभी सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को अबॉलिश करने की बात कर ही नहीं रहा हूं, है ना। सो बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमैनिटी बाय जॉइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल्स बिकम द पार्ट ऑफ मॉरल एंड कलेक्टिव बॉडी कॉल्ड स्टेट। कौन सा स्टेट? पैसिव स्टेट। एंड सॉवरेन व्हेन एक्टिंग एंड द पावर व्हेन कंपेयर्ड विद अदर स्टेट। तो वो ये कह रहा है कि सोसाइटी एलिवेट्स ह्यूमन फ्रॉम स्टूपिड एंड लिमिटेड एनिमल्स टू इंटेलिजेंट मॉरल बीइंग। यानी कि जो स्टेट होगा वो एक्टिव स्टेट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? पैसिव स्टेट होगा, ठीक है। सॉवरेनिटी कैसी होगी? एक्टिंग, क्योंकि हम एक्ट कर रहे हैं उसके बेस पे। और पावर क्या होगी? एक तरीके से पावर वही होगी जो हम चाहते हैं, जो जनरल विल के थ्रू दी जा रही है, ना कि स्टेट के पास इंडिविजुअल पावर है, ठीक है। अब होता है ना कि भैया हमें लग रहा है हम आगे 5 साल बाद बदल देंगे, हाँ। और फिर वो डरेगा, वो बोलेगा कि यार यार पिछले वालों को बदल दिया था, हमें भी बदल सकते हैं, तो थोड़ा लिमिट में रहे, है ना। सो टोटल बट इक्वल सरेंडर, एवरीवन गिव ऑल राइट्स टू द कम्युनिटी। टोटल बट इक्वल सरेंडर, आप सरेंडर करेंगे लेकिन इक्वली करेंगे, बट जितना लोग करेंगे, हाँ, बिकॉज ऑल डू सो इक्वल, नो वन इज सबऑर्डिनेट। ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट है। प्राइम मिनिस्टर जो हमारा है वो भी अपने राइट्स को सब वो करेगा, एक नॉर्मल सिटीजन जो करेगा वो भी करेगा सोसाइटी के अंदर। तो हम वो कहते हैं ना कि देखो, अगर कोई भी पॉलिटिशियन, इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर उन्होंने क्राइम किया तो सजा उन्हें भी होनी है भाई, ऐसा नहीं उन्हें नहीं होनी है, सबको होनी है ना। ईच गेन्स एन इक्विवेलेंट
फॉर एवरीथिंग ही लूजेज एंड इंक्रीज ऑफ फोर्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वॉट ही हैज़। तो कुल मिला के ये वही बात कर रहा है कि हर किसी को जो है सब क्या होगा, कुछ पाने के लिए सबको कुछ खोना पड़ेगा टाइप। ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस की बात करें, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वन टाइम हिस्टोरिकल इवेंट बट अ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड शेयर डिसीजन मेकिंग। एक टाइम नहीं है कि एक बार कर दिया तो छोड़ दिया, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा होता है कि हर 5 साल में हम करते हैं ना और कानून बनता रहता है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आगे समझ। यस सर। ह्यूमन मॉरल सेंस एंड इंटेलेक्ट ग्रो विद द डीपनिंग सोशल रिलेशनशिप। लोगों के अंदर ह्यूमन मॉरल सेंस एंड जो इंटेलेक्ट है वो लोगों का सोशल, जितना ज़्यादा सोशल रिलेशनशिप डीप होगा उतना ही ज़्यादा बिल्ड होगा। ठीक है। जैसे चिपको मूवमेंट आपने देखा ना, चिपको मूवमेंट आपने देखा, आपको लगा कि अरे यार हमें ट्रीज एंड इन सबको नहीं काटना चाहिए, फिर है ना। आपको लग रहा है इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है, दिल्ली में हर साल दिवाली के टाइम पे पॉल्यूशन होता है, तो आप कलेक्टिवली सारे एफर्ट्स लगाते हो उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है। तो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट की बात करें, जैसे अभी देखो कि लड़की की एज वेडिंग के लिए 18 करने की बात कर रहे हैं, 18 से, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई उसके पास भी राइट है, भाई इक्वल राइट है, क्योंकि आप सोसाइटी में उतना इंटरेक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल इम्पैक्ट की बात करें, प्रोवाइडेड अ फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंस्पायरिंग आइडियाज ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड द कलेक्टिव सेल्फ रूल। ठीक है, ये उनका डेवलपमेंट रहा है। ठीक है। नाउ बात करें कि रूजो का कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी का, सो डेफिनेशन एंड सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी की बात करें तो सॉवरेनिटी रिसाइड डायरेक्टली इन द पीपल, नॉट इन द मोनार्क और द रूलर, है ना। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कलेक्टिव विल ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, नॉट फ्रॉम द नेचुरल और द डिवाइन अथॉरिटी। अब हम सारे लोग वोट कर रहे हैं तभी तो सॉवरेनिटी आ रही है। हम कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इट इज वी, जो है हम हैं भाई। रूजोस कॉल्ड दिस कॉस्मिक सॉवरेनिटी वेयर द पीपल कलेक्टिवली डिटरमाइन लॉज इन्फोर्समेंट एंड द जस्टिस। हम डिसाइड कर रहे हैं ना कौन सी सोसाइटी कैसे बनेगी। मान लो हमें यूपी में लगा कि अखिलेश की गवर्नमेंट अच्छी नहीं लग रही, योगी की अच्छी लग रही है, योगी ऑन द स्पॉट फैसला कर देता है, बुलडोजर चलाना हो, चाहे एनकाउंटर करना हो रेपिस्ट का, या जो भी बाहुबली थे, तो हमारी सॉवरेनिटी कहाँ जाएगी, उसी व्यक्ति के पास, क्योंकि हम उसको पावर दे रहे हैं, है ना। द डिपार्चर फ्रॉम हॉब्स एंड लोक। हॉब्स क्या कहते हैं, पीपल क्रिएट अ सॉवरेन एंड रिलिक्विश पावर टू हिम। ठीक है। हॉब्स क्या कह रहा है, पीपल क्रिएट अ सॉवरेन एंड रिलिक्विश पावर टू हिम। लोक क्या कह रहा है, लोक कह रहा है द गवर्नमेंट इज लिमिटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव, सॉवरेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। बट रूजो क्या कह रहे हैं, सॉवरेनिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। वो कह रहे हैं सॉवरेनिटी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इट रिमेन्स विद द पीपल परमानेंटली, है ना। यानी कि हॉब्स एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी किसको दे रहा है, स्टेट को दे रहा है। समझो, हॉब्स स्टेट को एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी दे रहा है, लॉक लिमिटेड दे रहा है, और रूजो क्या कर रहा है, वो लोगों के अंदर सॉवरेनिटी रख रहा है। सॉवरेनिटी किसके पास है, लोगों के पास है, लोगों के पास, people। ठीक है। एंड लोग ही तो वहां पर हैं जो कानून बना रहे हैं। ठीक है। इनएलिएनेबल एंड इंडिविजिबल, सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड और रिप्रेजेंटेटेड विदाउट लूजिंग इट्स एसेंस। सॉवरेनिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते, ना ही रिप्रेजेंट कर सकते विदाउट लूजिंग इट्स एसेंस। अगर आप करोगे तो उसका एसेंस क्या कर दोगे, खो दोगे। भैया मेरा सोचना कुछ और हो सकता है, तुम्हारा सोचना कुछ और हो सकता है। मैंने बोला कि तुम कानून बना दो, तो तुम तो अपने सोचने के अकॉर्डिंग बनाओगे ना। ऐसा ही तो होता है देश में। हमने क्या काम किया, हमने एमपीज को इलेक्ट करके भेज दिया। हम सारे क्या सोच रहे हैं, बट ये एमपी कुछ और सोच रहा है, ये अपना पर्सनल बेनिफिट सोचे जा रहा है, राइट। आया समझ। इसलिए सॉवरेनिटी कहां है, हमारे अंदर है, हमने उसको नहीं दी, हम उठा के बदल देंगे कि भैया अब तेरे को नहीं, हम दूसरे को देंगे।
इसीलिए तो उसने क्या बात की, उसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात इसीलिए तो की है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सॉवरेनिटी लोगों के पास रहेगी, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सॉवरेनिटी किसके पास चली जाएगी, स्टेट के पास चली जाएगी। तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एडवोकेट कर रहा है, इनडायरेक्ट को नहीं कर रहा। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, मैं बार बार एमपी एमएलए बोल रहा हूं और उसके बाद ये कह रहा हूं कि लोगों के अंदर सॉवरेनिटी होनी चाहिए। लोगों के अंदर वो डायरेक्ट की बात कर रहा है ना, ये तो इनडायरेक्ट वाला हो गया। इनडायरेक्ट में तो फिर हम एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में लेके जा रहे हैं, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि 140 करोड़ लोग साथ में बैठ के डिसीजन ले। हाँ। इसके जगह पर हम क्या लेके आए हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। वहां पे भी ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके। अब बट हॉब्स एंड लॉक किसके टर्म में बात कर रहे हैं, स्टेट के टर्म में। रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके के रिप्रेजेंटेटिव भी मान लो, क्योंकि ये कंसेंट से बात कर रहा है ना, लोग, है ना। सो representatives assemblies are prone to pursuing their own interest over the community's need। मैंने ये तो बोला, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली यानी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में क्या होगा, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में लग जाएंगे कंपेयर टू कम्युनिटी इंटरेस्ट। जैसे होता है, मान लो कोalition की गवर्नमेंट बनती है, तो उनका अपना इंटरेस्ट क्या होता है, मुझे ये मंत्रालय मिल जाए, मुझे ये मंत्रालय मिल जाए, मैं अपने बेटे को यहाँ बना दूं और उसकी अपनी बेटी को यहाँ बना दूं। वो सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ बिहार। बिहार की पॉलिटिक्स उनकी क्या फैमिली पॉलिटिक्स है, वो क्या जनता के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है, फैमिली पॉलिटिक्स है। कांग्रेस को किसने बनाया, हमने ही तो बनाया है। कांग्रेस को लोगों ने बनाया है जिनके पास सॉवरेनिटी थी, बट वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करने लगे। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के फॉर्म में जाएंगे तो आप क्या काम कर रहे हैं, आप अपनी सॉवरेनिटी ट्रांसफर कर रहे हैं। और जब सॉवरेनिटी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो कभी भी सेम एसेंस में नहीं हो सकता, इट विल लूज इट्स एसेंस, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कुछ और है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है। इसलिए क्या होना चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही रूजो की ये फिलॉसफी काम करेगी, सिर्फ, ना कि रिप्रेजेंटेटिव में। ठीक है। सो रूजो फेवर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एज सीन इन स्विस सिटी रिपब्लिक। आगे समझ। यस सर। तो याद रखना, ये वाला वे दोनों डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेटरी की बात कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट की। ठीक है। द जनरल विल एम्बॉडीड रिलेशनशिप विद द जनरल विल, द जनरल विल एम्बॉडीड द कलेक्टिव गुड। ठीक है। Obeying the general will is equivalent to the obeying moral authority, connecting the popular will with the voice of God। इसके लिए कोट है, the moment there is a master there is no longer a sovereign। जैसे ही एक मास्टर आ जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, सॉवरेन नहीं रहोगे। Any master or ruler replace the people ending true sovereignty। आगे समझ। यस सर। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देयर विल बी नो मास्टर, 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग बैठ के फैसला ले रहे हैं। लेकिन हमने बोला पार्टिसिपेटरी में तो क्या ये 100 लोग का एक प्रतिनिधित्व चुन के भेज देंगे। अब ये क्या होगा, मास्टर हो गया। अब जैसे ये मास्टर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सॉवरेनिटी ट्रांसफर हुई, और सॉवरेनिटी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती इन ट्रू एसेंस, तो सॉवरेनिटी खो गई। अब सॉवरेनिटी ही खो गई तो मतलब सॉवरेनिटी है ही नहीं। आ गया। Yes, sir. So impact on modern thought. Rousseau's idea laid the foundation for popular sovereignty, emphasizing direct participation, civic responsibility, and the moral authority of the people in the governance. जैसे टेक द एग्जाम्पल, भाई मेरे को पता है कि भैया देखो, बाहर अगर रोड पे कचरा फेंकूंगा तो सबके लिए गलत होगा, लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ पे कचरा फेंकना मेरे लिए बहुत ईजी है अपने घर में इकट्ठा करके रखने से। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इकट्ठा करके रख रहा हूँ तो मैं क्या, किस पे काम कर रहा हूँ, मैं सब लोगों के भले के मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उठा के रोड पे फेंक दूँ तो मतलब मैं कॉमन गुड पे काम नहीं कर रहा, मैं सेल्फ इंटरेस्ट पे काम कर रहा हूँ। यही तो होता है भाई। ट्रैफिक लाइट है, मान लो, देखो ट्रैफिक लाइट है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि भैया किसी का जाम लगे ना लगे, मैं उल्टी सीधी गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, यहाँ बढ़ाए जा रहा हूँ, यहाँ बढ़ाए जा रहा हूँ, यहाँ बढ़ाए जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है, जैसे कि टेक द एग्जाम्पल, हमें पता है जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो ये जो लेफ्ट हैंड वाला होता है ना, मान लो यहाँ पे एक रेड लाइट है,
तो ये जो लेफ्ट हैंड वाला होता है ना, ये फ्री रखते हैं हम, ताकि इधर से आने वाली गाड़ी इधर मुड़नी हो तो वो आराम से चली जाए। लेकिन मैं क्या काम करूंगा, यहाँ गाड़ी लगा के खड़ा हो जाऊंगा तो पीछे वाला नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जगह खाली मिली मुझे और ताकि मैं जल्दी आगे निकल सकूँ। तो ये गलत है ना। बदले में क्या काम करूंगा, चाहे बेशक यहाँ पे कोई खड़ा है, कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं इसका एडवांटेज नहीं लूंगा, मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रहूंगा। तो ये क्या है, कॉमन गुड है ना। आगे समझ, कॉमन गुड और पर्सनल गुड वाला। यस सर। ठीक है। सो रूजो का थोड़ा सा क्रिटिक समझ लेते हैं। रूजोज क्रिटिक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। Critique of Rousseau's critique of representative system. Rousseau criticized systems like the English Parliament system, arguing they give only an illusion of freedom. वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, सिर्फ illusion of freedom है, there is no real freedom. Next, citizens were free only during elections. Afterward, elected representatives wielded real power, reducing the people's actual control. ठीक है, आगे समझ। यही तो होता है, वोटिंग के टाइम पर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे हमारे सामने ये वो, तो हमारे पास असली फ्रीडम होती है किसको चुने। उसके बाद हमें खुद वो निकल रहे हैं भैया, स्पेशल कॉन्वे निकल रहे हैं, रेड लाइट वो करा दी और खुद जा रहे हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं उनकी वीआईपी गाड़ियों में, हमारा चाहे एग्ज़ाम छूट जाए चाहे जॉब छूट जाए, हम खड़े हैं ट्रैफिक जैम में। तो क्या फ्रीडम है डिसीजन लेने की हमें कि ये गलत हो रहा है? नहीं ना। So he called for direct democracy. He advocated a system where citizens actively participate in lawmaking and political decisions. True democracy for Rousseau cannot be delegated. It requires the people themselves for deliberate and decide. ठीक है, जैसे ग्राम सभा, right? What are the principle of participatory democracy? Ensures individual freedoms by empowering citizens directly. Promotes self-rule, equality and civic virtue. Connects governance with the general will, aligning personal interest with the collective good. ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट को पब्लिक गुड के साथ अलाइन करके वो सारे क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज द अंडरलाइंग फिलॉसफी? अंडरलाइंग फिलॉसफी इज रूजोज बिलीव दैट द फ्रीडम एंड मॉरल डेवलपमेंट आर रियलाइज्ड ओनली थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट इन पॉलिटिकल लाइफ। आप फ्रीडम एंड मॉरल डेवलपमेंट तभी ला सकते हैं जब आप एक्टिवली इंगेज रहे पॉलिटिकल लाइफ में। भाई मैं बोलूँ कि भाई मेरे को क्या लेना देना कौन जीते कौन ना जीते, तो अल्टीमेटली क्या है, तो आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो वो आपने ही कंसेंट दिया है उसके लिए। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रास्ट रिस्क क्रिएटिंग डी अटैचमेंट एंड करप्शन, अंडरमाइनिंग बोथ लिबर्टी एंड वर्च्यू। नाउ रूजो का हम व्यू जानते हैं ऑन फैमिली एंड वुमेन। फैमिली एज ए फंडामेंटल यूनिट, रूजो लाइक एरिस्टोटल viewed that the family as the basic unit of society. He considered it a natural institution grounded in love, affection and the inherent difference between man and woman. तो basically उसने क्या बोला, man and women are not equal, they are inherently different. ठीक है। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर की बात करता है तो ही डिफेंडेड मेल अथॉरिटी विद इन द फैमिली। उसने बोला कि फैमिली के अंदर में तो अथॉरिटी किसकी होनी चाहिए, मेल की होनी चाहिए। तो उसने क्या, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को डिफेंड किया है। वुमेन वर असाइंड अ सबऑर्डिनेट रोल रिफ्लेक्टिंग द सोशल नॉर्म्स ऑफ हीज टाइम। जो उसके टाइम में चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग उसने उसको बताया है, एक्सप्लेन किया है कि देन दे शुड बी सबऑर्डिनेट टू दैट रोल ऑफ द फैमिली। वुमेन एंड पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो रूजो आर्ग्यूड दैट द वुमेन शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेन इन पॉलिटिकल सिस्टम। वुमेन को रिप्रेजेंट कौन करे, मैन करेगा इन पॉलिटिकल सिस्टम। ही डिस्करेज देयर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अफेयर, बिलीविंग दैट द वुमेन्स नेचुरल अटैचमेंट ऑफ फैमिली वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रायोरिटाइजिंग द कॉमन गुड। वो ये कहता है कि वुमेन का क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो फैमिली के साथ ज़्यादा सोचेगी, अपने पर्सनल। मान लो ये फैमिली है और वो डिसीजन के लिए गई तो वो कॉमन गुड का नहीं सोचेगी, वो सोचेगी मेरी फैमिली का क्या होगा। इसलिए उसको इस डिसीजन मेकिंग से दूर रखो। ठीक है। यस सर। सो अंडरलाइंग फिलॉसफी क्या है इसकी? ही थॉट वुमेन्स इन्फ्लुएंस वॉज प्राइमरली प्राइवेट एंड डोमेस्टिक वाइल मैन वर सूटेड फॉर पब्लिक एंड सिविक रोल।
दिस व्यू मिरर्ड द 18th सेंचुरी सोसाइटल बिलीफ इन जेंडर डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इसकी वजह से ही आपको देखने को मिलेगा इन 18th सेंचुरी में जो ये एक डिवीज़न आया था कि वुमेन्स घर का काम करेगी एंड मैन बाहर का मतलब सोसाइटी का भी यही देखेंगे, पब्लिक अफेयर भी देखेंगे, पॉलिटिक्स भी यही देखेंगे, वो इसीलिए बना है। ठीक है, नाउ देयर इज अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ रूसो, देयर इज अ लॉजिकल डिवाइड इन वर्क। उसके काम में क्या है, एक लॉजिकल डिवाइड है। जैसे रूसोज डिस्कोर्स ऑन इक्वालिटी एम्फसाइज डिफेंट इंडिविजुअलिज्म वाइल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फोकस इन डिफेंट कलेक्टिविज्म। ये किसने बोला है, वर्गन ने बोला है। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना। रूसो हिमसेल्फ इन कन्फेशंस claim that the idea in the social contracts were already presented in his earlier work। वो ये कह रहा है कि देखो मेरा जो ये काम है ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, वो पहले से ही क्या था, प्रेजेंट था। ठीक है, किसके अंदर, देखो रूसो जो उस अपना कन्फेशन है उसमें ये कह रहा है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है, जो वर्क ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या आइडियाज ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो पहले से ही डिस्कोर्स ऑफ इक्वालिटी में था। ठीक है, ज़रूरी नहीं था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट अलग से डाला है इसीलिए उसके अंदर है। ठीक है, एंड जो सबाइल है वो एग्री करते हैं, किससे, एग्रीज बट नोट्स अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन। वो एग्री तो कर रहे हैं बट वो ये कहते हैं कि देर आर सम कॉन्ट्रडिक्शन विद दैट। ठीक है, तो ये उनकी क्या है, एक तरीके की क्रिटिसिज्म है इस चीज को लेकर। नाउ रिजेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक इंडिविजुअलिज्म। रूसो क्रिटिक्ड द आइडिया दैट ह्यूमंस आर नेचुरली रेशनल एंड मॉरल इगोइस्ट एज एज्यूम्ड बाय क्लासिकल थिंकर। जो क्लासिकल थिंकर्स है, जैसे कि मान लो जो मतलब इससे पहले के थिंकर है, उन्होंने बोला ना कि नेचुरली क्या है, रेशनल है एंड मॉरली क्या है, इगोइस्ट है। उसको क्या करता है, ये क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, ही आर्ग्यूड रीजंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर सोशली एक्वायर्ड नॉट इनहेरिटेड। जैसे आप देखो ना लोग, और उसने बोला है हॉब्स ने, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म किसका है, हॉब्स का। उसमें तो बोल रहा है मॉरली इगोइस्ट है वो, और नेचुरली रेशनल है। तो ये क्या कह रहा है, दे आर नॉट नेचुरली, दे आर नॉट इनहेरिटेंट, बट दे आर रीजंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर सोशली एक्वायर्ड। सोसाइटी में जैसा देखते हैं वो वैसा ही एक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, सो ह्यूमन सोशियबिलिटी ही क्लेम्ड इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस नॉट रीजन। तो ये कह रहा है कि ह्यूमन की जो सोशलिबिलिटी है, जो सोशल कनेक्शन बनाता है, वो डिपेंड करता है किस पे, फीलिंग्स एंड इमोशंस पे, ना के रीजंस पे। भाई एक इमेजिन करो, आप कॉलेज में जाओ तो कोई एक व्यक्ति होता है, वही देखता, अरे ये अमीर है, इसके कनेक्शन यहाँ है, इसका ये है, रीजंस है ना उसके पास उसके साथ बॉन्डिंग बनाने के। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो फीलिंग एंड इमोशंस, कि तू मेरा भाई है, अब मेरे को मतलब नहीं तू अमीर है, गरीब है, किस जात का है, किस धर्म का है। समझ में आया? यस सर। सो जो एक पर्टिकुलर फोर्स से ड्रिवन होंगे उनके पास कुछ ना कुछ रीजन होगा, और जो सिर्फ फीलिंग्स एंड इमोशंस पे होंगे उनका अलग होगा। फीलिंग एंड इमोशंस आर मोर स्टेबल कंपेयर टू द रीजंस। रीजन वाले रिश्ते ज़्यादा जल्दी नहीं टिकते कंपेयर टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, यस सर। स्टेट ऑफ नेचर, रूसो रिजेक्टेड हॉब्स व्यू ऑफ ह्यूमन एज ए नेचुरल इगोइस्ट एंड लॉक्स फोकस ऑन रेशनैलिटी। तो हॉब्स का जो ह्यूमन को लेकर नेचुरल इगोइस्टिक वाला व्यू था, और लोग का जो रेशनैलिटी वाला व्यू था, उसको क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि दे आर नॉट नेचुरली बट दे एक्वायर्ड दैट ट्रेट फ्रॉम द सोसाइटी। सो ही डिपिक्टेड ह्यूमंस एज innately good, capable of moral development only within a community। आप जैसी संगत, वो कहती है ना, जैसी संगत वैसा रंग। आप जैसे लोगों में रहोगे वैसे ही तो बनोगे। तो सोसाइटी के, जैसी सोसाइटी के अंदर रहोगे आपके अंदर वैसे ही ट्रेड्स आ जाते हैं। आया समझ? यस सर। कम्युनिटी एंड मोरालिटी, तो राइट्स, फ्रीडम्स एंड मोरालिटी इमर्ज थ्रू कलेक्टिव लिविंग। तो ये जो भी चीजें आती है किससे आती है, कलेक्टिव लिविंग। फॉर एग्जाम्पल LGBTQ के लोग जो हैं वो सब इकट्ठे होके एक साथ आने लगे,
एक साथ आने लगे तो एक साथ अपने राइट्स की डिमांड करने लगे, तो उनके राइट्स, फ्रीडम और मोरालिटी कैसे हुई? कलेक्टिव लिविंग से। ठीक है। ट्रांसजेंडर की कैसे हुई? कलेक्टिव लिविंग से। द कम्युनिटी एक्ट्स एज द प्राइमरी मॉरल एजेंट। कम्युनिटी क्या है? वो प्राइमरी मॉरल एजेंट है, एम्फसाइजिंग पब्लिक गुड ओवर द इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। सपोज मान लीजिए आप राजस्थान में जाइए, वहां पे सभी एक ही सोच रखते हैं, मान लीजिए चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए, क्योंकि वो वहां पर सारे ऐसा सोच रहे हैं। वो पैदा होके मन में नहीं आया था कि पैदा होते ही 2 साल का होते ही मैं शादी कर लूंगा, क्या उसके मन में आया था? नहीं आया था, बट वो सोसाइटी में ऑब्जर्व करता आ रहा था। आप जहां पर आप देखें बड़ी अच्छी सोसाइटी है, वहां पे चाइल्ड मैरिज नहीं होता है, तो वो सारे के सारे अपोज करते हैं फिर दूसरे लोगों को, क्योंकि वो सारे कलेक्टिवली ऐसा सोच रहे हैं। राइट? एग्री? Yes, sir. So general will, Rousseau's concept seeks to reconcile authority and freedom, aligning individual interest with collective welfare. Critics note it could justify coercion, potentially suppressing dissenting moral views. ये किसने बोला है? सबाइन ने कहा है। सबाइन ने क्या कहा है कि जो जनरल विल है ना, ये क्या है? बेसिकली कोइजन को जस्टिफाई कर रहा है, पोटेंशियली सप्रेसिंग डिसेंटिंग मॉरल व्यूज। अगर मान लो कोई डिसेंट कर रहा है किस चीज़ से, तो जैसे मान लो आप राजस्थान में जाओ, राजस्थान में 100 लोग हैं, 100 में से मान लो 90 लोग हैं, 90 लोग बोल रहे हैं कि ठीक है चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए, 10 लोग कह रहे नहीं होनी चाहिए। तो वो ये क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है सबाइन कि ये 10 लोगों को क्या कर दिया जाएगा? ऑप्रेस कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि सारे लोग एक साथ हो जाएंगे। ठीक है। So enduring significance, Abenstein कहता है कि रूजो was the first modern thinker to combine good governance with self governance. उसने बोला सेल्फ गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस से कंबाइन करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? रूजो है। बाय द जनरल विल। ठीक है, आगे समझ। So he emphasized that the government must protect liberties and promote equality. His reflection highlights the importance of moral integrity and vigilance against the executive overreach in the civil society. वो ये कह रहा है कि जो moral integrity and vigilance की ज़रूरत है किस चीज़ को लेकर? एग्जीक्यूटिव ओवररीच इन दी सिविल सोसाइटी, उसकी बात कर रहा है। जैसे मान लो एक ऑफिसर है, उसको पता है कि भाई मैं एक अच्छी पोजीशन पे बैठा हूँ, जिससे जाऊँ जितनी रिश्वत लेके उतना बड़ा आदमी बन सकता हूँ, लेकिन उसके कुछ मॉरल्स भी तो होंगे कि यार तू इस पद पे बैठा है, वो तू आया ही इस काम के लिए है कि समाज के कल्याण के लिए काम कर सके। एसी रूम में बैठने के लिए नहीं आया, धूप में जाके लोगों से मिलने के लिए आया है ना? तो वो वाली बात कर रहा है यहाँ पे। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। रूजोज विजन्स ऑफ जस्ट सोसाइटी। उसका जस्ट सोसाइटी का क्या विजन है? मॉरल एंड जस्ट सोसाइटी। रूजोज इनविजन सोसाइटी प्रायोरिटाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। तो वो सोसाइटी की किस बात कर रहा है? वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि कलेक्टिव सोसाइटी का वेलफेयर की बात। एक तो ही एम टू ट्रांसफॉर ह्यूमंस फ्रॉम सेल्फ सीकिंग बीइंग्स इन टू पब्लिक स्पिरिटेड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, समाज कल्याण के लिए काम करें, ना कि खुद के कल्याण के लिए। क्रिटिक ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस। His writings expose the failure of the contemporary institutions. जो कंटेम्प्रेरी इंस्टीट्यूशंस थे उसके फेलियर को क्या करता है? एक्सपोज करता है। जैसे कि डेमोक्रेसी नहीं है, लिबर्टी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है उनको। ठीक है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी की बात करें तो रूजो एम्फसाइज द लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर इनसेपरेबल। विदाउट इक्वालिटी टू फ्रीडम कैन नॉट एग्जिस्ट। इक्वालिटी और फ्रीडम, लिबर्टी के बिना फ्रीडम हो ही नहीं सकती। जैसे टेक द एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति एससी कम्युनिटी से है, अगर उसको इक्वल स्टेटस ना मिले समाज के अंदर, उसको आज़ादी ना मिले, उसको सप्रेस करके रखे कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको सब अपर कास्ट के साथ बैठना पड़ेगा। तो क्या वो असली में फ्री है? नहीं है, वो स्लेव है सोसाइटी में। आया समझ? आया? Yes, sir. सो
Basically, his philosophy sought to align individual interests with the collective welfare, promoting harmony and social cohesion. What is the role of the state? The state, guided by the general will, act as the source of morality, freedom, and the collective identity, ना कि individual identity. It resolves conflicts while liberating individuals, creating a moral and civic order. Enduring paradoxes, forced to free. मतलब individuals may be compelled to follow the general will for their own moral and social good. Criticize reasons as unnatural, yet acknowledge it is necessary for moral development. ठीक है, आगे समझ. Yes, sir. नाउ लेगेसी की बात करें. So Rousseau's thought remain influential in political theory, offering insight into the quest of justice, equality and civic virtue in the society, and also the participative democracy and the representative democracy, उन सब में भी बहुत हेल्प करता है. तो यहाँ पर रूजो हमारा कंप्लीट होता है. कोई डाउट? अच्छे से समझ में आ गया ना? हाँ, समझ आ गया, बस एक बार रिवाइज करना वो पड़ेगा. कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके होगा, एकदम से नहीं आएगा. हाँ, एकदम से नहीं आएगा.